कि यहां पर एक ये जो पूरा यूनिट है यही पावर प्लांट होता है। ठीक है, इस पावर प्लांट में अगर आप इस तरफ जाएंगे, इसको मैं अब जूम कर करके दिखाना चाहता हूं कि यहां पे क्या है। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है डीरेटर का जो फ्लोर है, ये यहां बेसिकली टरबाइन वाला एरिया है। टरबाइन जिनके अंदर 2 जगहों पे टरबाइंस लगा हुआ है, टरबाइन का सेट पूरा लगा होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, वो इनके अंदर लगे हुए हैं। तो अगर आप हीट को बचा नहीं सकते हैं लॉस होने से, सराउंडिंग में अगर लॉस हो रहा है हीट, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, वो तो हर तरफ से नुकसान है। आपने हीट यहां बना लिया, लेकिन वो हीट क्या हो रहा है, सराउंडिंग में लॉस्ट हो रहा है, तो सराउंडिंग में ग्लोबल वार्मिंग में ऐड हो रहा है, गर्म कर रहा है आसपास का इलाका, और यहां पे जो भी मशीन है आपका, उसका एफिशिएंसी कुछ नहीं। तो इनके साथ क्या हो रहा था न्यूकॉमन के साथ, कि जब इसको दोबारा रेडी करना है मशीन को, माने दोबारा स्ट्रोक लेना है आपको, तो बहुत देर लग जाता था उसमें। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू बॉयलर्स, और बहुत आराम से आप इसको पहले देखिएगा। आज के क्लास में कोई वैसा नोट्स बनाना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आप पहले इसको देख करके ये कहानी पूरा सुनिए, बॉयलर्स का कहानी, कि एक आपको जो है ना दिमाग में एक सेट हो जाए कि बॉयलर का मतलब क्या होता है, पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपका आगे का जो जर्नी है अगले 6-7 महीने का, वो पूरा इसी में कटने वाला है। तो मैं तो आपको वेल्डिंग तक भी बताऊंगा कि वेल्डिंग के अंदर भी कैसे पोस्ट वेल्डिंग हीट ट्रीटमेंट में प्री हीटिंग कैसे करते हैं, उसका आरटी कैसे करते हैं, इवन एक एक बारीकी से हर चीज पे चलेंगे, लेकिन 1 बाय 1 फाउंडेशन के तौर पर। पहले हम लोग फाउंडेशन बनाएंगे, और फाउंडेशन बनाने के उसके बाद बिल्डिंग बनाएंगे। तो फाउंडेशन के तौर पे मैं आपको आज बॉयलर्स का पूरा इतिहास बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे ये बॉयलर जो है ना शुरू ही कैसे हुआ। ठीक, और उसके पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो मैंने है थोड़ा सा जहां जहां काम किया एनटीपीसी में, उनका, जिंदल में जो काम किया, उनके बॉयलर्स का थोड़ा सा, या उनके पावर प्लांट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूं। बाद बाकी जो होगा हम लोग अलग अलग जगहों के बॉयलर्स का रियल फोटोज लेकर के आपको दिखाएंगे, रियल वीडियोज लेकर के उन सब चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। आपको मेरे पीछे एक तस्वीर दिख रहा होगा, जो ये हाल फिलहाल का, वैसे तो ये बाहर का बॉयलर है, अमेरिकन बॉयलर है। आप इसमें देखेंगे कई चीजें हैं। इसका एलिवेशन जो है देख करके ऐसा लग रहा है कि लगभग ये 70 मीटर तक का बॉयलर होगा, 70-72 मीटर का बॉयलर होगा। छोटा बॉयलर है, 250 मेगावाट के आसपास का बॉयलर है। अब ये जो बॉयलर बना हुआ है मेरे पीछे, या 250 से भी छोटा हो सकता है, मैंने इसका डिटेल नहीं देखा है, लेकिन एक पिक्चर के तौर पे लगाया है। आज जो ये बॉयलर का स्वरूप आपको ऐसा दिख रहा है, ये हमेशा ऐसा नहीं हुआ करता था। ऐसा नहीं कि ये एंशिएंट पीरियड से ये बॉयलर बना हुआ है। अगर आप डायरेक्टली ये कोशिश करेंगे कि चलो इस बॉयलर को मैं समझता हूं, तो आप अगर इसमें काम करेंगे 2 साल, 3 साल या 4 साल, तो आपको मोटा मोटा एक आइडिया तो लग जाएगा, लेकिन एक जड़ से आप बॉयलर को समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक इंजीनियर का होता है ना कि मशीन को देखते ही हमें यह सोचना चाहिए कि इस मशीन को मैं कैसे और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाऊं। ये मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके जिंदगी का ये पर्पज होता है कि इफ यू लुक एट अ मशीन, देन यू थिंक ऑफ द वेज इन विच यू आर गोइंग टू इंप्रूव इट। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस मशीन का एफिशिएंसी मैं कैसे बढ़ाऊं। अब अगर ये 43% एफिशिएंसी पे है, तो ये मशीन का मैं एफिशिएंसी और कैसे बढ़ाऊं। मेरे पीछे जो बॉयलर है, ये अभी लगभग आपको 40% एफिशिएंसी पे काम करता हुआ दिख रहा होगा। तो आपके दिमाग में हमेशा ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसा मैं इसमें क्या तकनीक लगाऊं, ऐसा मैं क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज करूं जिसके वजह से इसका एफिशिएंसी बढ़ के 60% हो जाए। और अगर आपको इस लेवल का ये सोच डेवलप करना है कि मैं एफिशिएंसी कैसे बढ़ाऊं, ये सारी चीजें कैसे करूं, तो आपको पहले इतिहास देखना पड़ेगा बॉयलर्स का। पहले जो बॉयलर के नाम पे सिर्फ लोग पतीले में पानी गर्म करते थे, इसको देख के किसी आदमी को आइडिया लगा कि यार मैं ये जो पतीले में पानी गर्म हो रहा है या इतना देर तक गर्म हो रहा है, क्यों ना मैं इसको थोड़ा प्रेशराइज करके गर्म करने का कोशिश करूं, जल्दी गर्म हो जाएगा। वो सोचा किसी ने। जब उसने कुछ बना लिया उससे रिलेटेड, कि चलो किसी ने प्रेशर कुकर टाइप का डिवाइस बना दिया है, या किसी ने बहुत बेसिक लेवल का कुछ बनाया है अपना बॉयलर से जुड़ा हुआ, तो तीसरे जब अगले आदमी ने उसको देखा, तो उसने सोचा कि यार इससे कुछ नया बनाते हैं। तो उससे कुछ नया बनाया उन्होंने। न्यूकॉमन का मान लीजिए एटमॉस्फेरिक वाला इंजन बना दिया उन्होंने, या बॉयलर बनाया उन्होंने। जेम्स वॉट ने जब उसको देखा कि न्यूकॉमन ने ऐसा बॉयलर बनाया है, इसके अंदर ये खामियां हैं, तो मैं इनको दूर करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ नया बनाता हूं, उसको हम पेटेंट कराएंगे। तो जेम्स वॉट ने उसके अंदर कुछ चेंजेस किया, जिसके वजह से फिर नया कुछ बना। स्टीफेंसन ने जब जेम्स वॉट के इंजन को देखा, तो सोचा उसने चलो इसको लोकोमोटिव में डालते हैं, और लोकोमोटिव में डालने के लिए जो चैलेंजेस आएंगे उसके लिए कुछ सॉल्यूशन करेंगे। जब ये सारी चीजें हो गई, लोकोमोटिव्स के अंदर बॉयलर चलने लगे,
तो शुरुआती 1900 के आसपास का जो दौर है ना, माने जिसको हम लोग 20th सेंचुरी कहते हैं या 19th सेंचुरी, 1850 के आसपास का जो दौर है, इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीक था। तो जितने बॉयलर्स बनते थे वो लोकोमोटिव में जाते थे, उन सब में कहीं ना कहीं पे घटनाएं ऐसी होती थी कि एक्सप्लोजन हो जाता था। अब इस एक्सप्लोजन को दूर करने के लिए लोगों ने यह सोचा कि बॉयलर के अंदर कुछ और भी मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे ब्लास्ट ना हो जाए बॉयलर, और यही पूरा प्रक्रिया बनता रहा, जिसके वजह से बॉयलर आपको आज इस स्वरूप में नजर आ रहा है जो मेरे पीछे एक पिक्चर लगा हुआ है। खैर चलिए, ये तो हमने समझा। हमारा शुरू करने का पर्पज ये रहेगा कि पहले, क्योंकि ये रिटन फॉर्मेट में आने वाला है एग्जाम, तो हमें सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल चीजें देखनी होंगी। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपको देखने को मिलेगा पहला ही क्वेश्चन कि व्हाट इज अ बॉयलर। तो इस कंटेक्स्ट में इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे ना, तो बॉयलर का पहले परिभाषा वगैरह लिखना और एक स्टैंडर्ड परिभाषा लिखना जरूरी हो जाएगा। वो बच्चों वाला परिभाषा, इंजीनियरिंग वाला परिभाषा लिखेंगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, अच्छा लेवल का परिभाषा आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा। तो जहां जहां इसमें जरूरत पड़ेगा वहां वहां मैं टेक्निकली परिभाषा आपको लिख करके यहाँ पे मैं लेकर के आया हूं, वो चीजें मैं वहां पे दिखाऊंगा आपको। और चलिए, बहुत आसान करूंगा आपका काम, मैं कोशिश यही करता हूं। तो हम लोग सबसे पहले जो है ना, इसका परिभाषा थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं कि बॉयलर का क्या है परिभाषा, और उसके बाद चलते हैं कि ये लोकेशंस मैंने क्या लगाया, आपको प्लांट का मैं लेआउट दिखाता हूं। तो अगर बॉयलर का आप डेफिनेशन देखेंगे तो बॉयलर का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, एकदम बेसिक। क्या है ये बॉयलर? तो बॉयलर बस एक थर्मोडायनेमिक डिवाइस है दैट ऑपरेट्स एज ए प्रेशर वेसल। मैं ये आपको परिभाषा जो है एग्जाम में ऐसा ही परिभाषा लिखने को आएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां रिटन फॉर्मेट में उसको दिखा रहा हूं कि बॉयलर जो है एक थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है कि जब हीट डायनेमिक हो, माने थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब जब वो मूवमेंट में होता है। तो जब हम लोग हीट का मूवमेंट के फॉर्म में स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट को, उस साइंस को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स नाम देते हैं। मतलब हीट इन ए मूवमेंट, हीट इन ए फ्लो। तो बॉयलर क्या है? बॉयलर एक ऐसा थर्मोडायनेमिक डिवाइस है दैट ऑपरेट्स एज ए प्रेशर वेसल। ये एक प्रेशर वेसल के तौर पे काम करता है टू जनरेट सैचुरेटेड और सुपर हीटेड स्टीम। बस यहीं तक डिफिनेशन है बॉयलर का। ठीक है, अगर इसको और ज्यादा एडवांस बनाना चाहते हैं तो आगे का लाइंस यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहां तक के लाइन में क्लियरिटी से ये लिखा हुआ है कि बॉयलर जो है एक ऐसा थर्मोडायनेमिक डिवाइस है जो ऑपरेट करता है या जो ऐसा काम करता है जैसा एक प्रेशर वेसल काम करता है। मतलब प्रेशर वेसल जिसमें हीट देते हैं, अंदर पानी होता है और वो प्रेशराइज हो जाता है, चारों तरफ से एनक्लोज रखना है बेसिकली उसको। तो प्रेशर वेसल का सिंपल सा मतलब ये है कि ये एक मान लीजिए डिवाइस है जिसके अंदर आपने वाटर रखा, या फिर मान लीजिए इसके अंदर एयर भी आप रख सकते हैं, किसी भी तरीके की चीज रख सकते हैं। जैसे ही आप इसको हीट सप्लाई करेंगे, हीट क्यू, वैसे ही ये अंदर में इसका मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी मतलब होता है बिखराव, कितना वो रैंडम मूवमेंट कर रहा है, कितना बिखर रहा है कोई भी चीज। तो एंट्रोपी इसके अंदर ज्यादा होगी, उसके वजह से ये वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करने का कोशिश करेगा एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट। बाहर से इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो जैसे ही ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, धक्का देना शुरू करेगा, दैट मींस नाउ द वेसल इज ए प्रेशर वेसल। ये प्रेशराइज हो गया, ये प्रेशर वेसल। तो बॉयलर क्या है? बॉयलर मतलब एक ऑपरेट करता है एक प्रेशर वेसल के रूप में। मतलब पूरे जो बॉयलर का मेन गुण है वो है प्रेशराइज्ड होना, और साथ ही साथ ये जनरेट करता है सुपर हीटेड स्टीम या फिर सैचुरेटेड स्टीम। आएंगे सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, अभी के लिए सिर्फ उसको स्टीम मान लीजिए कि 540 डिग्री का जो स्टीम होगा ऐसे ही वो सुपर हीटेड स्टीम में होता है। तो मॉडर्न बॉयलर जो है लगभग 550 डिग्री तक का स्टीम जनरेट करते हैं। तो ये जो स्टीम है, ये जो स्टीम जनरेशन का प्रक्रिया है, यही बॉयलर का कोर है। बॉयलर को यही स्टीम जनरेट करना है, क्योंकि इतना जो प्रेशर वाला स्टीम होगा उससे हम टरबाइन को घुमा लेंगे, बिजली बन जाएगी। तो बेसिक सी चीजें ये। एनीवे, तो ये था डेफिनेशन वाला भाग। अब आते हैं कि आगे एड ऑन क्या करना है इस डेफिनेशन में जिससे आपको मार्क्स अच्छा लेके आना, जिसको हम लोग वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो एड ऑन क्या करना है कि इट जनरेट्स स्टीम बाय ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम ए कंबसन प्रोसेस। जो यहां मैंने बताया आपको कि ये कैसे स्टीम को जनरेट करता है। थर्मल एनर्जी जो है एक कंबसन, यहां मान लीजिए कोई स्टोव जल रहा हो या कुछ भी जल रहा हो, इसके थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी को ये ट्रांसफर करता है, एक माने जो भी कंबसन का प्रोसेस उसके थ्रू ट्रांसफर करता है थर्मल एनर्जी को किसी भी सॉलिड लिक्विड गैसियस फ्यूल में, और न्यूक्लियर सोलर टू फीड वाटर, कि वो थर्मल एनर्जी को बस ट्रांसफर करता है इस वाले वर्किंग फ्लूइड में,
और वहां से वो प्रेशराइजेशन स्टार्ट होता है। बहुत बेसिक चीज है। अब ये जो हीट सोर्स आप लेके आ रहे हैं यहां पर, ये हो सकता है हीट सोर्स आप अलग अलग टाइप से ला सकते हैं। आप किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन करा सकते हैं, फ्यूजन तो नहीं करा सकते हैं, हाँ, लेकिन आगे बनेंगे फ्यूजन वाले रिएक्टर। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन के द्वारा जो हीट जनरेट हो उससे भी इसको गर्म कर सकते हैं। या फिर यहां पर कोयला जला सकते हैं, यहां पर आप किसी तरह का फ्यूल जला सकते हैं, कहीं पर डीजल जला सकते हैं, कुछ भी आप जलाइए। आपका काम इतना ही होगा कि अगर ये बॉयलर है तो आपको इसके अंदर थर्मल एनर्जी देनी होगी, गर्मी देनी होगी, हीट देना होगा, और उससे जो वर्किंग फ्लूइड है वो गर्म होगा, प्रेशराइज होगा, वो इन वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे प्रेशर वेसल हो गया ये। तो एक बॉयलर है सिंपली एक प्रेशर वेसल जो कि यहाँ के थर्मल एनर्जी को शिफ्ट करता है यहाँ के वर्किंग फ्लूइड में, जिसके वजह से ये पूरा वेसल प्रेशराइज होता है। ये बॉयलर का बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन है। साथ में क्या लिखा है कि इट फॉर्म्स ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इन रैंकाइन साइकिल सिस्टम्स। तो मैं रैंकाइन साइकिल सिस्टम्स पे आता हूं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं पहले ही क्लास में और पहले ही दिन आपको यह रैंकाइन सिस्टम बता देता हूं। क्योंकि कॉलेजेस में क्या होता था ना कि जैसे जिस तरह से हम लोगों को यह पढ़ाया जाता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते थे वो लोग, कि रैंकाइन सिस्टम ऐसा है, ब्रेटन सिस्टम ऐसा है। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो इसको हमें ऐसे लेना है ना, ऐसा बनाना है, इनके साथ ऐसा अटैचमेंट अपना करना है कि ये हमारे बाएं हाथ का खेल लगना चाहिए कि अच्छा रैंकाइन सिस्टम्स है, इसके अंदर 2 बार रीहीट कर दो तो ऐसा हो जाएगा। ये हमें ऐसे देखना है, इसको ऐसे सर के ऊपर नहीं रखना है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, हमको समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपल चीज है, जितना आप इसको सिंपल बनाएंगे उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा। तो पहले मैंने जो डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने का जरूरत पड़ सकता है उससे थोड़ा सा रूबरू कराया कि ऐसा डेफिनेशन होता है। अब आते हैं जो पीछे आपको मैंने 2 डायग्राम्स दिखाए कि एक ये जो बॉयलर है, मॉडर्न बॉयलर्स, ये जहां लगाए जाते हैं उन प्लांट्स का लेआउट पहले कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। मैं आपको रियल कुछ प्लांट्स दिखाता हूं जहां पे वैसे मैंने काम किया है, और उन सारे प्लांट्स का मैं आपको लेआउट दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, ये जिंदल का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, एसटीपीपी। ये है जिंदल तमनार, या फिर रायगढ़ जिसको कहते हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तमनार नाम का एक जगह है, और उस जगह पे ये जिंदल पावर लिमिटेड का, जेपीएल का 600 मेगावाट का मैं आपको पावर प्लांट दिखाता हूं, उसका लेआउट दिखाता हूं। मैंने इसको अर्थ पे, गूगल अर्थ पे देखा और उसका एक बेसिक सा एक लेआउट आपको यहां पर लेकर के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसको पहचानते कैसे हैं कि कहां पर क्या है। तो सबसे पहले ये जो बड़े बड़े एरिया है, ये सारा का सारा जो है कंडेंसर वाला एरिया है, कंडेंसर। और क्योंकि ये कंडेंसर जो है इतने बड़े दिख रहे हैं, ये सब है नेचुरल ड्रिफ्ट वाले कंडेंसर, नेचुरल ड्राफ्ट कंडेंसर, जिसमें नेचुरली ही वो बाई ग्रेविटी उसका पानी नीचे गिरता रहता है, उस तरह के कंडेंसर। अभी टेंशन मत लीजिए, उसको मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको। ये जो एरिया है कंडेंसर का है। जहां भी आपको चिमनी नजर आ जाए तो चिमनी का साइड जो होता है ना, बॉयलर का पीछे वाला साइड होता है हमेशा। मतलब इस साइड पे अगर ये चिमनी है तो इसका मतलब बॉयलर का ये पीछे वाला साइड है, यानी ये जो भाग है ये ईएसपी होगा। ये पूरा पावर प्लांट है, इसका पावर प्लांट का एरिया। तो कंडेंसर यहां पे है, ये इसका ईएसपी है, ये इसका चिमनी है। ये जो क्षेत्र है आगे, ये है टरबाइन एरिया। मैं पतला सा लिख रहा हूं टरबाइन, क्योंकि इसका जो फ्लोर होता है ऊपर में, उसके ऊपर ना थोड़ा सा ब्लैक कलर का, या फिर थोड़ा सा हीट से बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, तो दिखता नहीं है ऊपर से। तो ये पतला सा जो एरिया दिख रहा है वो टरबाइन एरिया, और बीच का जो ये एरिया दिख रहा है ये बॉयलर एरिया है, बॉयलर का एरिया। अब इसी चीज को थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूं, और इसके बाद एक गूगल मैप पे दिखाता हूं एक दूसरा स्ट्रक्चर, छोटा बॉयलर, 250 मेगावाट का बॉयलर एनटीपीसी का। उसके बाद हम लोग आगे का कहानी शुरू करते हैं अपना। तो बेसिकली प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बाद बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं, जो ग्रिड्स होते हैं, ये इसके आगे होते हैं। टरबाइन के आगे ये जो एरिया है वो ग्रिड वाला एरिया है, जहां पे इलेक्ट्रिकल आपको ग्रिड्स नजर आएंगे, ठीक है। बाद बाकी सब रोड है, स्टोरेज के लिए है। ये कोल का स्टोरेज है, इस तरफ कोयला यहां स्टोर है, कोल यार्ड, और यहां पर और भी सारे सिस्टम्स लगे हुए। तो बेसिक से एक लेआउट ऐसा होता है बॉयलर्स का। क्योंकि जिंदल में पुराना भी एक प्लांट बना हुआ है, जो पुराना प्लांट यहीं पे है बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरा पुराना प्लांट है इसका। इसके लिए जो कंडेंसर का सिस्टम है ये वाला है, फोर्स ड्राफ्ट कंडेंसर है उसके पास। तो ये एक ओवरऑल लेआउट होता है पावर प्लांट का। तो मैंने कोई डायग्राम नहीं दिखाया, स्कीमेटिक नहीं दिखाया आपको, मैंने लाइव तो नहीं है, लेकिन एक स्क्रीनशॉट लेके इसका एरियल व्यू दिखाया। अब चलिए इसको जूम करते हैं इस वाले एरिया को।
जहां बॉयलर, ईएसपी और टरबाइन, बॉयलर, ईएसपी, टरबाइन एरिया और चिमनी वगैरह दिख रहे हैं। इस वाले एरिया को जूम करके देखते हैं कैसा दिख रहा है वो। चलिए, तो अब ये अगर आपने इसको जूम किया थोड़ा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमने इसको ऐसे घुमा भी दिया है जूम में। अब ये जो है टरबाइन एरिया, ये फ्रंट हो गया ऊपर का, ये सारे के सारे टरबाइंस बने हुए हैं। जैसे यहां पे टरबाइन एरिया, फिर यहां पर टरबाइन एरिया, और ये सारे के सारे टरबाइंस हैं। ये पूरा टरबाइन एरिया है यहां से लेके यहां तक। ठीक, अब इसमें ईएसपी कहां है? तो ईएसपी का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये है इसका ईएसपी वाला एरिया। ईएसपी, 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 और वो चौथा वाला भी ईएसपी। बॉयलर कौन सा है? तो बॉयलर नंबर 1, B1, B2, B3 और B4। और ये कैसे दिखेंगे बॉयलर? जो आपने पीछे देखा था, जो मॉडर्न डे के बॉयलर्स होते हैं, वो बॉयलर आपको ऐसा ही दिखाई देगा जब इसके प्लांट के अंदर घूमेंगे। इन्हीं चीज को मैं एक एक करके सारे क्या क्या लगा हुआ है, सारा पाइप दिखा दिखा कर मैं आपको समझाऊंगा कि बॉयलर का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। लेकिन ये मॉडर्न डे का बॉयलर कुछ ऐसा है, इन्हीं को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे तो क्लैडिंग दिखाई देगा, वो ऊपर वाला क्लैडिंग लगा हुआ है, बाद बाकी लिफ्ट का स्ट्रक्चर लगा है साइड में, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहले जो हम लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ से, तो बॉयलर्स का जो है ये ईएसपी वाला एरिया है, ये भी ईएसपी वाला एरिया है। और इसके बाद यहां पर चिमनी है, मतलब यहां कंबसन होगा, आग जलेगा, पानी से स्टीम बनेगा, स्टीम से वो टरबाइन चलेगा इस तरफ। और जो फ्लू गैस होगा, जो मतलब गैस, वैसी गैस जो एग्जॉस्ट गैसेस है, फर्नेस में जलने के बाद उन एग्जॉस्ट गैसेस को डक्ट के सारे बाहर निकालते हैं और उसको फिर देते हैं ईएसपी में। ईएसपी से वो आता है चिमनी में। अगर बीच में फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन करना है तो वहां भी कर सकते हैं। तो पहले टरबाइन, बॉयलर, ईएसपी और चिमनी, ये इनके 4 मुख्य जो हैं प्रोसेस हैं। ये एरिया तो बिजली जनरेशन के लिए है, टरबाइन को छोड़ दीजिए आप, उनसे क्वेश्चन उतना नहीं आएगा। लेकिन जो बीच का ये बॉयलर वाला हिस्सा है, ये हमें अच्छे तरीके से इसमें एक्सपर्ट होना है और इसी को हमें समझना है। चलिए, तो क्या हम लोग तैयार हैं आगे देखने के लिए? और चलिए, जैसा मैंने आपको बोला कि एक और मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा लाइव रूप में कि कैसा वो आपको दिखेगा। पावर प्लांट थोड़ा सा छोटा है, उसको थोड़ा सा हम लोग लाइव देखने का कोशिश करते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे एनटीपीसी केबीयूएनएल में, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा वो बॉयलर। ये मैंने पहले से ओपन करके रखा है आपके लिए। तो अगर हम लोग गूगल अर्थ पे जाकर के उसको देखने की कोशिश करें, चलिए वो बंद हो गया लगता है, इसको यहां से खोलते हैं। देखिए, ये जो है कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, एनटीपीसी और बिहार सरकार का ज्वाइंट वेंचर है, वहां का बॉयलर है। 250 मेगावाट का 2 यूनिट है, 250 500 मेगावाट बिजली यहां से बनेगा। अब यहां पर आप स्ट्रेंज चीज ये देखेंगे कि देखिए, इस वाले एरिया में अगर इसको छोटा करते हैं तो मैं आपको शुरू से एकदम कि कैसे घुसते हैं प्लांट के अंदर में और कहां पे ये चीजें दिखेंगी, जो आपको बेसिकली दिख रहा होगा। जैसे ये मुजफ्फरपुर से आने वाला जो रोड है, वहां से कांटी से आप इससे अंदर आइए, और यहां पर आने के बाद इस एरिया में, यहां पहले पुराना प्लांट हुआ करता था जो अभी डिसमेंटल कर दिया गया है। ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा पुराने प्लांट वाला एरिया है। ये पूरा उसका चिमनी बचा हुआ है, अभी गिराया नहीं गया है। अदरवाइज पूरे के पूरे बॉयलर को, ईएसपी को डिसमेंटल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, टरबाइन वाला एरिया बचा हुआ है क्योंकि उसमें काफी वक्त लगेगा डिसमेंटल करने में। सामने ग्रिड्स थे, वो सारे के सारे चीजें हटा दी गई। तो यह है पुराना जो 1980 के आसपास उनका बना हुआ प्लांट था, और यह है नया। इसमें से ये वाले यूनिट पे मैंने काम किया है, इस वाले यूनिट में काफी कुछ बनाया, कमीशनिंग वगैरह भी मैंने किया है उसका, जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ शेयर करता हूं। तो अब यहां फिर से अगर आप देखेंगे तो वही चीज है कि यहां पर एक ये जो पूरा यूनिट है, यही पावर प्लांट होता है। ठीक है, इस पावर प्लांट में अगर आप इस तरफ जाएंगे, इसको मैं अब जूम कर करके दिखाना चाहता हूं कि यहां पे क्या है। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, डीरेटर का जो फ्लोर है, ये यहां बेसिकली टरबाइन वाला एरिया है। टरबाइन, जिनके अंदर 2 जगहों पर टरबाइंस लगा हुआ है, टरबाइन का सेट पूरा लगा होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, वो इनके अंदर लगे हुए हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर ब्लू कलर का क्लैडिंग दिख रहा है रूफ का, ये सारा का सारा एरिया बॉयलर वाला एरिया है। 250 मेगावाट के 2 छोटे छोटे बॉयलर है, 72 मीटर इसका टॉप होता है। और इस तरफ जो ये हिस्सा है वही ईएसपी है, और यहां पर वो चिमनी है। क्लियर? तो अगर आप ये समझ चुके हैं प्लांट का लेआउट, हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो चाहे कैसा भी यूनिट बनाया जाए, स्ट्रक्चर वही होता है। टरबाइन, बॉयलर, ईएसपी और उसके बाद चिमनी। तो 2 यूनिट के ऊपर एक चिमनी होता है, आराम से इसके अंदर से
पास किया जा सकता है। तो एक स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया है ओवरऑल, कितना भी आप जूम करके इसको देख सकते हैं यहां पर कि वही स्ट्रक्चर है बेसिकली। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट, ए पावर प्लांट, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये समझा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ बॉयलर्स को। क्लियर? चलिए अब आते हैं यहां हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ बॉयलर। चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं। ये जो है आज एक 21वीं शताब्दी का मॉडर्न बॉयलर है, जिसमें अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम है, एफिशिएंसी भी बड़ा हाई है, 40% के आसपास एफिशिएंसी होता है, 45% के आसपास एफिशिएंसी हो सकता है। तो ये जो है एक मॉडर्न बॉयलर है, मॉडर्न। और इस बॉयलर का निर्माण हुआ है 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, और सारे मॉडर्न टेक्निक, सारे मॉडर्न रिसर्च इसके ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन हमेशा से बॉयलर्स ऐसा नहीं हुए करते थे, इनका एक इवोल्यूशन हुआ है, उसमें आप बड़े बारीकी से पहले समझिए। ठीक, अब यह है जो आपका बॉयलर का पूरा प्रक्रिया है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं और उसके बाद आते हैं इवोल्यूशन। अभी जो बॉयलर्स होते हैं, जो 21वीं शताब्दी का बॉयलर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, उसका एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था गूगल मैप्स के, गूगल अर्थ के थ्रू। उसके अंदर क्या है कि आपका ये जो बॉयलर है, ये बॉयलर का एरिया, इसके अंदर आग जल रही है, मतलब फायर है, फर्नेस है। चारों साइड से ये वाटर वॉल से घिरा होता है, पानी की दीवार, जिसके अंदर पानी ट्यूब्स में होता है। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बॉयलर ड्रम है। इस ड्रम में दो भाग है। ऊपर का हिस्सा जो है उसके अंदर स्टीम भरा होता है, ऊपर का हिस्सा, और इसके नीचे वाले हिस्से में पूरा पानी भरा हुआ है। पानी को करना है रिसर्कुलेट, पानी यहां आएगा और दोबारा गर्म करके उससे स्टीम बना करके ऊपर देना है, और जो स्टीम प्रेशराइज हो चुका है उसको सुपर हीटर के थ्रू आगे आकर के टरबाइन पे देना है। फिर यहां से स्टीम को दोबारा निकालना है, उसको गर्म करके दोबारा से दे देना है, रीहीटिंग करते रहना है। और कंडेंसर के अंदर जो पानी होगा उसको फिर यहाँ पे मैंने इसके अंदर पहले कंडेंसर से पानी लेना है, उसको कूलिंग टावर में दे करके फिर उसको कंडेंस करना है, पानी को ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद वापस हीटिंग करके बॉयलर फीड पंप से उसको ये देना है। ये एक बेसिकली मॉडर्न डे के बॉयलर का रूप है। अब ये जो मॉडर्न डे का बॉयलर का रूप है, ये काम करता है रैंकाइन साइकिल पे। चलिए इस पे आते हैं, रैंकाइन साइकिल पे। हम लोग सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझते हैं बॉयलर का, कि ये कैसे कैसे शुरुआत हुआ, उसके बाद आप लोग सारा कहानी खुद ही समझ जाइएगा। फिर आएंगे रैंकाइन पे। मैंने सोचा पहले ही बता दूं, लेकिन मैं रैंकाइन को थोड़ा सा रुक के बताता हूं आपको, 5-10 मिनट के बाद बताने की कोशिश करता हूं ताकि समझ में। अगर बॉयलर्स का इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले थोड़ा सा बॉयलर टाइप का दिखने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बनाया था सबसे पहले एओले पाइल ने। और आप इसका तारीख देखिए, फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी का मतलब है शुरुआत के, 0 एडी का मतलब फर्स्ट साल का मतलब है जिसमें जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, 0 से 1 के बीच में। और पहला एडी मतलब 100 एडी के पहले। उस दौरान इस आदमी ने एक स्टीम ड्रिवन थोड़ा सा रोटरी इंजन जैसा बनाया था, उसका मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। यह है उसका पिक्चर। इसने क्या किया, और इसको देख करके ही आप थोड़ा सा यहीं से आइडिया लगाना शुरू कीजिए कि अगर आपको अगली मशीन बनानी है, अगला बॉयलर बनाना है तो कैसा बनाना होगा। ठीक है, यही दिमाग आपको सोचने वाला चलाना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा लेक्चर ये बेस्ड है। अब इसमें देखिए, इसने एक मशीन बनाया है। मशीन कितना सिंपल है, जो बॉयलर के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए इसको बॉयलर कह रहे हैं। इसके पहले तो बहुत लोग पानी वानी गर्म करते होंगे। इस आदमी ने क्या किया है, एक डिवाइस लिया है जिसको इसने एक प्रेशर वेसल के तौर पे यूज किया है। मतलब ये डिवाइस जो है पूरी तरह से एनक्लोज्ड है, इसमें कहीं से भी ओपनिंग नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज हो जाए वैसा कोई जगह नहीं, पूरी तरह से एनक्लोज्ड। और इसको ये क्या कर रहा है, इसके अंदर पानी भरा है। पानी भरने के बाद इसको इसने हीट किया, गर्मी दिया। हीट करने से क्या होगा अभी तो हम लोग को पता है, उस समय तो ये रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर हीट दिया गया, यहां से ये जो प्रेशराइज्ड होकर के जो पानी है, पानी से ये पूरा वेसल प्रेशराइज्ड हुआ, वहां से उसका फ्लो इस तरफ आ गया है। और इसके बाद ये जो पूरा आपको दिख रहा है वो गोल गोल फ्रीली मूवमेंट होने वाला एक डिवाइस है। मतलब इसके अंदर जब प्रेशर जाएगा तो ये डिवाइस जो है मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइड पे एग्जॉस्ट लगाया, नोजल लगाया इसने। तो यहां पे इसको हीट दिया गया,
यहाँ का पानी अंदर था, उसके अंदर से थोड़ा सा स्टीम बना, स्टीम जनरेट हुआ, वो स्टीम इसके अंदर ट्रांसफर होता हाई प्रेशर स्टीम, और उस हाई प्रेशर स्टीम को एक नोजल के थ्रू बाहर निकाला गया, एक उस साइड से और एक जस्ट इसके ऑपोजिट इस साइड से। जैसे ही ये दोनों बाहर निकले, इसको एक रोटरी मोशन आपस में मिल गया। और एक नायाब डिवाइस जो इसने बनाया, उससे इसने क्या समझा कि अगर स्टीम को प्रेशर में ऐसे करके निकाला जाए तो बहुत ज्यादा, माने अगर इसको गर्म किया जाए एनक्लोज्ड एरिया में, तो प्रेशर है जो स्टीम को और ज्यादा माने मूवमेंट दे सकता है, थ्रस्ट दे सकता है। अगर इसी के जगह पे अब आपका दिमाग कैसे चलेगा या हमारा दिमाग कैसे चलेगा कि यार एक काम करो, इसको रोटरी मोशन मत दो, इसको भी फिक्स बनाओ, ये पाइवट है बेसिकली। ये क्या है? दिस इज ए पाइवट, मतलब ये पूरा बॉल जो है ना ऐसे करके ये मूव कर सकता है उसके अराउंड। तो हम बॉल को मूवमेंट नहीं देंगे, हम यहां पे एक छोटा सा मान लीजिए पंखा लगा देंगे, इसको मैंने फिक्स किया यहां पे, इसको मैंने फिक्स किया यहां पे, अब ये मूवमेंट नहीं होगा। इस वाले नोजल को हटा दिया, बंद कर दिया, हमें जरूरत नहीं है। और मैंने यहां पर एक छोटा सा ऐसे पंखा लगा दिया है, ये ऐसे करके पंखा, और ये जो पंखा है अब क्या है कि वही प्रोसेस होगा, लेकिन अब बॉल नहीं घूमेगा, ये पंखा घूम जाएगा उसकी वजह से। आप स्टीम का जो प्रेशर है उसको लेके कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जब ये आकर के एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन का मतलब जब ये टकराता है किसी टरबाइन से, किसी सरफेस से, तो एक्सपैंड हो गया। अभी ये कंप्रेस्ड हुआ है, यहां पर ये पतले इस एरिया से कंप्रेस होकर आया, यहां आके एक्सपैंड हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस में ये क्या कर सकता है कि उसमें एक रोटरी मोशन इसको जनरेट करके दे सकता है। अब ये आदमी ने इसको बनाया है 1st सेंचुरी एडी में, एओलियन में। अब इसको देख करके, इसको एज अ सोर्स मान करके आगे क्या क्या चीजें की गई उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इतना बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, आप देखिए इसने दुनिया का पहला बॉयलर ड्रम बनाया है ना। ये बॉयलर ड्रम है क्योंकि इसमें क्या हुआ होगा, पानी जो इसने भरा है तो नीचे का हिस्सा जो है आधा, ये वाला हिस्सा तक हो सकता है पानी भरा होगा, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसमें स्टीम भरा हुआ है, जो कि बॉयलर ड्रम का फंक्शन ही वही है। उसने इसके स्टीम के प्रेशर को यूज करके ये काम किया, पानी को रखा है ताकि बॉयल होता रहे। हम लोग इसको हमेशा के लिए सस्टेनिंग कैसे, हमेशा के लिए मतलब इन द सेंस कि इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में कैसे डाल सकते हैं। अभी जो इसका मशीन है, ये मशीन कुछ ऐसा है जिसके अंदर मान लीजिए पानी खत्म हो जाए, पानी धीरे धीरे भाप बन के खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसका पूरा ढक्कन हटा के दोबारा पानी डालना होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा रिसर्कुलेट कर दें पानी को और वो सब चीजें करें, तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप एक नल लगा दीजिए, यहां से वेल्डिंग करके होल करके इसके अंदर एक पानी का सप्लाई दे दीजिए। उससे क्या होगा, कंटिन्यूअस इसके अंदर पानी आता रहा, पानी गर्म होता रहा। मतलब कहने का मतलब कि आप कुछ भी इसके अंदर मॉडिफाई करने का कोशिश कीजिए, कुछ भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपना दिमाग चलाइए उसके पीछे, और तब नया चीजें बनता हुआ दिखेगा, है ना। मशीन्स को जो होता है ना, थोड़ा सा इस एंगल से हमें देखना चाहिए कि उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ बढ़ाना है, उसका एफिशिएंसी बढ़ाना है, उसके ऊपर डिवाइस लगा के और ज़्यादा अर्गोनॉमिक्स बनाना है, ये सब चीज़ें करना है, तभी जाके आपको आगे का चीज़ समझ में आने वाला है। तो पहले हम इसके मशीन में क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें जोड़ जाड़ करके बना सकते हैं। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ के ये देखते हैं कि जो इसके अलावा, मतलब इसने जो डिवाइस बनाया बहुत पहले बनाया, लेकिन काफ़ी समय तक पानी वगैरह को गर्म करने के लिए, बॉयल करने के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया गया, जो हीटिंग वेसल्स होते थे। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक तरह का मान लीजिए कॉल्ड्रन है, इंग्लिश में कॉल्ड्रन कहते हैं, हमारे यहाँ इसको मान लीजिए कुछ पतीला कह दिया, जैसा भी चीज़ें कह दी। इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, इसके अंदर पानी गर्म करते हैं। अगर ये कवर अच्छे से हो गया, उसके ऊपर अगर कुछ पेस्ट लेकर के आपने इसको बंद कर लिया, तो थोड़ा प्रेशराइज होने की वजह से खाना जल्दी बनेगा, पानी जल्दी होगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी समय से यूज हो रहा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पे। प्री इंडस्ट्रियल का मतलब यहाँ पर कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी का, उसके पहले लोग ये सब नहीं जानते थे। उसने बनाया, कॉल्ड्रन एओलियन ने बनाया एक ऐसा बॉयलर, लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं था, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि आप उसको यूज़ कर सके। असल में होता क्या था कि 18th सेंचुरी का जो समय है उसमें लोग कोयले का उत्पादन कर रहे थे, कोयला निकाल रहे थे और कोयले को जलाना चाह रहे थे। अब जहां से वो कोयला निकलता है, उस पूरे माइंस में थोड़ा ही गड्ढा करने के बाद ना पानी भर जाता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय, कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वैसे तो ये इतिहास का बहुत बड़ा एक ये है टॉपिक है, लेकिन मैं यहां पर आपको वो सब चीजें नहीं बता रहा हूं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिंपल सा चीजें बता रहा हूं कि इसमें जो है ना कोयले का, कोल का प्रोडक्शन बढ़ गया था थोड़ा सा।
कोल प्रोडक्शन। और कोल का प्रोडक्शन बढ़ा करके इसको वेरियस चीजों में यूज करते थे, कोयले को, कोयला जलाते थे लोग फ्यूल के तौर पे। अब क्या है, कोयला निकलेगा माइंस के ऊपर, और माइंस होती हैं गड्ढे में, माइनिंग करते जाना है। जैसे ही ये लोग माइनिंग करने के लिए जैसे जमीन के नीचे थोड़ा सा आते थे तो इस लेवल पे पानी भर गया। अब इसके आगे माइनिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि जमीन के नीचे सीपेज होकर के पानी आता है, ग्राउंड वाटर का लेवल होता है। अब अगर आगे किसी को माइनिंग करना है, इस आदमी को, तो ये क्या करना होगा, पानी निकालना होगा। लेकिन पानी निकले कैसे? आज तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आज हम लोग पंप लगा देंगे बाहर, ऐसे करके पंप लगा देंगे और एक इनलेट यहां से दे देंगे, इधर आउटलेट निकल जाएगा, पंप को बिजली देंगे, ये पंप क्या करेगा, यहां से पानी को सक करके बाहर फेंक देगा, मतलब डी वाटरिंग कर देंगे उसको। लेकिन वो जब जमाना था जिस समय ना तो पंप है ना तो बिजली है, उस जमाने में क्या करें? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। और लोग क्या होते हैं, इंसान कैसे डेवलप हुआ है? इंसान इन्हीं सारी चैलेंजेस को एक एक करके ठीक करके डेवलप हुआ है। अब मान लीजिए किसी ने यहां दिमाग लगाया होगा, मान लीजिए वही फर्स्ट सेंचुरी एडी वाला मैं बॉयलर अगर लेकर के आऊं, जिसके अंदर नॉर्मल सा पानी गर्म हो रहा था, अगर मैं यहां पे एक छोटा सा बॉयलर बनाता हूं, एक ऐसा डिवाइस जिससे पानी निकल सके बाहर, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको? तो उसके लिए मैं कर सकता हूं कि चलो मैंने एक पतीले में पानी गर्म किया, इनक्लोज्ड वेसल में पानी गर्म किया, यहां से मैंने स्टीम जनरेट किया, और इस स्टीम से मैं एक व्हील को घुमा सकता हूं। यहां से स्टीम एक नोजल से निकलेगा और जो कि मैंने कनेक्ट किया है एक व्हील के साथ, इससे ये टकराएगा और ये व्हील घूमेगा। मैं इसको गर्म कर रहा हूं, इसके प्रेशराइज होने से, इसमें पानी भरा है, इसके स्टीम के प्रेशर से ये व्हील घूमेगा। इस व्हील को मैंने क्या किया है, अटैच किया है एक दूसरे डिवाइस के साथ, जिसको मैं कह सकता हूं कि चलो मैंने एक पिस्टन सिलेंडर को अटैच कर दिया है, सिलेंडर पिस्टन। और इस वाले सिलेंडर पिस्टन को, इसमें जो खाली जगह है उसको मैंने अटैच किया हुआ है इस वाले जगह से, जहां से हमको पानी निकालना है। अब ये मशीन जब चलेगा तो जब इसका प्लंजर का ये मोशन शुरू होगा, जब स्ट्रोक होगा, तो ये क्या होगा, हो सकता है पानी यहां से निकल करके ऐसे करके निकल जाएगा, क्योंकि ये रोटरी हो रहा है, रोटेशन में आ रहा है। रोटेशन होने से क्या हो रहा है, ये प्लंजर ऐसे करके मूव कर रहा है, और जब ये मूव करेगा तो एक रेसिप्रोकेटिंग पंप बन गया। अभी जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, मैं कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूं अभी आपको, बस एक कहानी हम लोग चल रहे हैं लेकर के। बॉयलर्स पे तो आएगा जिक्र, बहुत सारा आएगा, लेकिन पहले ये कहानी समझिए कि कैसे कैसे इनका उत्पत्ति हुआ, कैसे कैसे इनका इवोल्यूशन शुरू हुआ। और ये इंसान ही है जो ये सब बना रहा है। कर क्या रहे हैं हम लोग, सिर्फ सिंपल कि वही वाला बेसिक सा लेकर के आया एओलियन का, फर्स्ट सेंचुरी एडी का जो नॉर्मल सा उसने बनाया था बॉयलर, वो वाला, और थोड़ा सा अटैचमेंट जोड़ जाड़ के हम ये काम कर सकते हैं। अब इस काम से क्या होगा, उस समय के जो कोल माइनिंग करने वाले जो बिजनेसमैन हैं, वो इस डिवाइस को तुरंत खरीदेंगे मेरे से। मैं क्या करूंगा, तुरंत इसका पेटेंट लूंगा, ताकि दूसरे लोग ये डिवाइस नहीं बना पाए एग्जैक्टली, और उससे दुनिया भर का पैसा कमाऊंगा। उस पैसे को यूज करके मैं और भी अपना रिसर्च बनाऊंगा और दूसरा प्रोडक्ट्स उस पर बनाऊंगा। यही चलता रहा, और इसी के वजह से आज तक जो है ये बॉयलर्स आपको इस रूप में दिख रहे हैं। ये बस एक बेसिक प्रक्रिया चलती रही, ऐसे ही डेवलपमेंट होता गया बॉयलर्स का। क्लियर? तो चलिए, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड में, क्योंकि कोयले से कुछ काम नहीं होता था, तो पानी को वो लोग लकड़ी पे गर्म कर लेते थे, उनका कुछ काम ही नहीं था कोयले का। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, कोयला एज अ फ्यूल, दिस कोल एज अ फ्यूल रिप्लेस्ड द वुड, लकड़ी को रिप्लेस कर दिया इसने, और कोयला जलना शुरू हुआ। और कोयला जलना शुरू हुआ तो उसका माइनिंग शुरू हुआ। लार्ज स्केल माइनिंग के लिए पानी का समस्या आया, पानी निकालना, डिवाटरिंग करना है, उसके लिए ही बॉयलर्स बने, पंप्स बने, बहुत सारी चीजें बनी। लोग पहले, इसके पहले जब ये बॉयलर बना था, इसके पहले ये काम, ये जो घुमाने वाला काम है, व्हील को घुमाने वाला काम, जानवरों से करवाते थे कि इसमें बॉयलर हटा दीजिए और इसके अटैचमेंट को आप जोड़ दीजिए यहां पर ऐसे करके, उसका मोशन दे दीजिए कि एक जानवर जो है इससे बंधा है, ये जानवर है ऐसे करके, और ये जानवर जितना गोल गोल घूमेगा, इससे घूम करके ये घूमेगा, इससे घूम करके ये घूमेगा, पिस्टन सिलेंडर मूव करेगा, पानी निकलेगा। तो सोचिए कितना कम माने ये एफिशिएंट प्रोसेस है। जानवर चलते थे, थक जाएगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जानवर चलेगा ही बहुत धीरे धीरे, इसको मूवमेंट भी बहुत धीरे धीरे होगा। तो ये सारी चीजें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान आई, इसके वजह से मॉडर्न बॉयलर्स का जन्म हो सका। चलिए, तो हमने पीछे देखा था कि प्री इंडस्ट्रियल रूप में इन्हीं सब सारी चीजों को यूज किया जाता था, बर्तन को गर्म करने के लिए, उसके अंदर रखा हुआ पानी गर्म करने के लिए, उससे प्रेशराइज स्टीम अगर जरूरत है बनाने के लिए तो बनाते थे, अदरवाइज कोई बड़ी चीज नहीं थी।
जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ उसके बाद क्या हुआ, नई नई चीजें बन के आई। खैर ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का ही है। एक आदमी ने 1679 में ही अटेम्प्ट किया कि हम कुछ बनाए हैं ऐसा प्रेशर वेसल टाइप का। अभी जो डेनिस पैपिन है, इन्होंने 1679 में एक स्टीम बॉयलर बनाया, उसके अंदर एक सेफ्टी वाल्व भी लगाया, और इससे इन्होंने ये जो माइंस के अंदर जो पानी निकालने का समस्या था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एकदम शुरुआत है, एकदम बेसिक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बार बार जिक्र हो रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ऐसा समझिए कि जब मैनुअल वर्क होता है ना, जो हम लोग हाथ से काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कपड़ा बनाने का विधि है कि पहले कॉटन आएगा, कॉटन से हम लोग थ्रेड बनाएंगे, उस थ्रेड को एक दूसरे के ऊपर जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाएंगे, फैब्रिक। तो इसको अगर हाथ से किया जाए तो 5 से 6 महीने का समय लगता था कॉटन से या वूल को तैयार करने में। उन लोगों को 5 महीने का समय मान लीजिए लग गया, फाइनली वो कलर वलर करके उन्होंने वूल को दे दिया। अगर इसी चीज को इंडस्ट्री के स्केल पे किया जाए, जहां पर मैनुअल वर्क को रिप्लेस करके हमने वहां ऑटोमेशन लगा दिया, ऑटोमेशन मतलब यही सब चीजों को यूज करके कि आपको हाथ से नहीं करना है, हाथ से बस ऐसे मशीन चलाना है, वो मशीन घूम घूम करके ऑटोमेटिकली उसको बना लेगी, इतना। अगर मैनुअल वर्क को थोड़ा ऑटोमेट किया हमने तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा बढ़ा। इसी प्रक्रिया को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं या औद्योगिक क्रांति कहते हैं, जब उद्योग के अंदर क्रांति हो जाना। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय था उसके अंदर इसी तरीके के लोग मशीन्स बना रहे थे, बहुत सारे एग्रीकल्चर के इंप्लीमेंट्स बना रहे थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री के अंदर टेक्सटाइल मेकिंग में रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें आ रही थी। और उसी समय का शुरुआत का ही समय है ये, जिस समय नया नया कोल माइनिंग वगैरह स्टार्ट हुआ है, कोयला एज अ सोर्स, फ्यूल का सोर्स यूज करना इन्होंने शुरू किया है। तो ये जो डेनिस पेपिन थे 1679 में एक स्टीम बॉयलर बनाते हैं विथ ए सेफ्टी वाल्व। इसका पर्पस यही था, इस 2 वर्जन इन्होंने बनाया था। ये जो है इसका पहला वर्जन यहां रखा हुआ है। तो पहला वर्जन था थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल नेचर का। जो दूसरा वर्जन बनाया वो बनाया था माइंस के लिए, उसका पानी निकालने के लिए। मैं दोनों वर्जन आपको दिखाता हूं और समझाता हूं। पहले यहां जो इन्होंने लिखा कि 1679 में इन्होंने एक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व बनाया और एक एनक्लोज्ड वेसल बनाया। ये वेसल काम कैसे करता है, तो इस वेसल में ये जो देखिए, ये उस जमाने का पहला मैंने बोला ना कि बॉयलर ड्रम। अब बॉयलर ड्रम जो आज का है, जो आप देखेंगे कि सब क्रिटिकल बॉयलर्स में बॉयलर ड्रम यूज होता है, ये बॉयलर ड्रम यही सब है। बॉयलर ड्रम ये पहले का बॉयलर ड्रम है, और आज जो यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा बड़े साइज का बॉयलर ड्रम है, 250 टन का है। इन्हीं से उत्पत्ति हुआ है, इन्हीं से उनका इवोल्यूशन हुआ है। तो उसने क्या किया, यहां पर रखा पानी। इसका एक स्कीमेटिक देखते हैं, वहां ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये इसका स्कीमेटिक है वर्जन 1 का। उसमें क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे का हिस्सा है यहां पर, ये वाला हिस्सा, ये पूरा है पानी भरा हुआ, वाटर। और इस वाटर को यहां पर आग लगाया जा रहा है, हीट सोर्स से दिया जा रहा है हीट। हीट को मैं बार बार जब भी लिखूंगा क्यू लिखूंगा, क्योंकि क्यू ही उसका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में लिखा जाता है हर जगह पे। हीट सप्लाई हुआ क्यू। अब उससे क्या होगा, और इन्होंने 2 सेफ्टी वाल्व यहां बनाया हुआ है। ये दोनों को मैं समझाता हूं कैसा फंक्शन दिया है उन्होंने। स्प्रिंग लोडेड है। जैसे इसके अंदर पानी आएगा तो ऊपर का स्पेस खाली है। बॉयलर ड्रम में भी जो मॉडर्न बॉयलर ड्रम्स होते हैं उनके अंदर ऊपर का स्पेस जो होता है ना, वो स्टीम के लिए होता है, और हाफ से थोड़ा ज्यादा भर के रखते हैं उसको। तो अब क्या होगा, ये हिस्से में स्टीम बना, और स्टीम को थोड़ा सा हम लोग ये ब्लू कलर से दिखा देते हैं कि मान लीजिए ये स्टीम है, ऐसे करके स्टीम बना। अब इस स्टीम का, ये तो प्रेशराइज्ड स्टीम हो गया, तो इसके प्रेशराइज्ड स्टीम को यहां पे लिया गया एक पिस्टन में। ये है एक पिस्टन, जो येलो कलर से मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं, ये हो गया पिस्टन। ठीक, ये ऐसे करके पिस्टन है, और इसके नीचे फिर से पानी भरा हुआ है। ये नीचे वाटर है, दिस इज अगेन वाटर। क्लियर। अब क्या होगा कि क्योंकि इसके अंदर प्रेशराइज स्टीम आ रहा है, तो इस वाले पे वो फोर्स लगाएगी, उसको नीचे धक्का देगी, नीचे धक्का देगी। जब वो नीचे उसको धक्का देगी, पुश करेगी, तो क्या होगा, ये पूरा पानी जो है इस तरफ आएगा। और जब ये पानी इस तरफ आएगा, यहां तक आने का मतलब है कि इसको आप चाहें तो पानी को इनलेट कर सकते हैं। इसने तो इसे यू करके यहां छोड़ दिया है उसको, लेकिन वो जो धक्का उसको लग रहा है, उस वाले को आप यहां यूटिलाइज कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोसेस में, जो उन्होंने वर्जन 2 में यूज किया है। तो वर्जन 2 में मैं दिखाता हूं कैसे वो धक्के को यूज किया उसने। फिर आते हैं सेफ्टी वाल्व पे। अब ये है, देखिए वर्जन 2 उसका पूरा बना हुआ। उसमें उसने क्या किया, यहां जो पानी धक्का होकर पुश होकर के इधर आ रहा था, इस पानी को एक ऐसे डिवाइस पे, ये जो एक व्हील दिख रहा है ना, ये चक्का है पूरा का पूरा,
इस चक्के पे जब गिराना शुरू करते हैं तो इस चक्के में मूवमेंट होता है, और जब ये मूवमेंट शुरू होता है तो ये व्हील का जो सर्कुलर वाला भाग होगा वो अटैच है दूसरे मशीन से जो मैंने पीछे किया था, और फिर वो दूसरा मशीन क्या कर सकता है, जो माइंस के अंदर जो पानी गया हुआ उसको बाहर खींच सकता है। बड़ा सिंपल। और ऐसे करके माइंस के अंदर से पानी निकाला गया। तो क्योंकि देखिए अंततः क्या करना है, हमें रोटरी मोशन लेके आना है कैसे भी। अगर आपने रोटरी मोशन ले आया इंजीनियरिंग के अंदर में तो इसका मतलब वर्क डन हो जाएगा। क्योंकि वर्क डन का प्रिंसिपल क्या है, वर्क डन का मतलब ही यही है कि अगर आपके पूरे मशीन का सेटअप, जो भी मशीन आपने लगाया, अगर उसका सोल इफेक्ट आ जाए रोटरी फॉर्म में, मतलब पूरे मशीन के सेटअप से एंड में आपने रोटरी मोशन अचीव कर लिया है, इसका मतलब वर्क डन हो गया। इंजीनियरिंग की दुनिया में, थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में वर्क डन का मतलब वही होता है कि रोटरी इफेक्ट एंड में, मतलब वो दिखना चाहिए। तो अगर रोटरी इफेक्ट आपको मिल गया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके बाद इस मशीन से। पंप बना सकते हैं, कहीं भी आप देखेंगे रोटरी मोशन ही यूज करते हैं, और पंप बन गया, चाहे रेसिप्रोकेटिंग हो चाहे कैसा भी पंप हो, वहां से फिर आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि मोशन जब आ जाएगा रोटरी तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं लीनियर मोशन में भी, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन में भी। खाली लगाना है, क्रैंक लगाना है, क्रैंक शाफ्ट जोड़ देंगे इससे तो लीनियर मोशन में आगे पीछे होने वाला रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आ जाएगा, उसमें बस पिस्टन से वो फिर पानी बाहर खींचना शुरू कर देगा। तो हमने जो ये देखा कि एक सॉल्यूशन के लिए सिर्फ लोग क्या क्या करते चले जा रहे हैं। अब आते हैं इसके सेफ्टी वाल्व वाले भाग पे। सेफ्टी वाल्व में इन्होंने क्या किया था, एक वजन लगाया, ये जो है वेट W। सेफ्टी वाल्व में इन्होंने क्या किया है, एक वेट लगाया W, वजन। वेट क्यों लगाया है, ताकि वो सेफ्टी वाल्व दबा रहे इस तरह से। जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर, तो ये जो स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है इसको ऊपर की तरफ एक्सपैंड करते हैं। मैंने यहां प्लंजर जैसा लगा हुआ है, उसको जैसे ही एक्सपैंड करेगा सेफ्टी वाल्व इनका पॉप कर जाएगा। तो ये इन्होंने एक मेथड बनाया था सेफ्टी वाल्व के लिए और सारी चीजों के लिए। सेफ्टी वाल्व लगाना इसलिए जरूरी होता है ताकि एक्सेस प्रेशर जब किसी प्रेशर वेसल के अंदर हो जाए तो उसको फिर कहीं ना कहीं से रिलीज किया जा सके, अदरवाइज ये फिर वेसल ही फट जाएगा, है ना। तो इन्होंने सेफ्टी वाल्व्स लगाया इन सब के अंदर। पहला लगाया है अपने ड्रम के ऊपर, जो बॉयलर ड्रम है, और इसी में यहां पर कि एक्सेस प्रेशर होगा तो बस ये थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, उठ जाएगा। अब क्या है कि उठेगा ऐसे करके तो इसको वापस भी आना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वेट लगाया हुआ है यहां पर, ताकि ये जैसे ऐसे खुले तो इस जब ये प्रेशर निकल जाए इसके अंदर से तो वो इतना भारी होना चाहिए कि नीचे वापस बैठ जाए। वो जब वो आएगा तो वापस बंद हो जाएगा ये चीज। तो बस इतना सिंपल सा अपैरेटस से इन्होंने एक तरह का क्रांति, मेरे हिसाब से तो ये एक पर्सनल एक क्रांति जैसा है जो घटित हुआ, और इसके बाद इन्होंने कई चीजें स्टार्ट की। एनीवे, अब यहां से आगे का जो इवोल्यूशन है वो किस तरह से होता है उसको समझते हैं। ये भी प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरुआत के फेज में ही इन्होंने ये सब चीजें बनाई। तो चलिए उनको हैट्स ऑफ करते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अगर आज आप देखेंगे तो ऐसा रखा हुआ है इनका, ये म्यूजियम के अंदर में रखे हुए हैं, और ये डिवाइसेस बने हुए हैं जिसके अंदर पानी गर्म कीजिए, इसका पानी यहां जाएगा, सॉरी इसका प्रेशर यहां से यहां जाएगा, इस प्रेशर से इसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, वो धक्का देगा यहाँ के पानी को, यहाँ का पानी मूव होगा ऊपर तक। तो ये डिवाइस आज भी रखा हुआ है। आपको जहां भी नहीं समझ में आ रहा होगा पूछते चलिएगा साथ में डाउट के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समय आ गया है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। अब लोग यहां जो है ना, जो साइंटिफिक माइंड के हैं थोड़े से, वो सब लोग लगे हुए हैं वैसा वैसा रिसर्च करने में कि जिससे हम लोग थोड़ा सा अपना मशीन बनाए, उसको पेटेंट कराएं, क्योंकि पेटेंट राइट्स वगैरह तब आ चुके थे कि इसको पेटेंट करा लेते हैं और फिर इसका मॉडल बेच बेच करके पैसा कमाते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री लोग इस समय जो भी पैसा कमाते, खूब पैसा दे रहे थे इन लोगों को, साइंटिस्टों को, कि तुम पैसा लो, अपना डिवाइस हमको दो। क्योंकि जैसे ही वो माइंस में लगाएंगे तो उनको अब घोड़े का जरूरत नहीं है या फिर बाकी के चीजों का जरूरत नहीं है कि हाथ से आप मैनुअली पानी निकालते हैं। माइंस के अंदर में उनका एफिशिएंसी बढ़ गया काम करने का। हमारे अभी 21वीं शताब्दी के हिसाब से ये एफिशिएंसी बहुत कम है, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ी, मुनाफा बढ़ा उनका, क्योंकि समय ही सब कुछ है, टाइम। अगर आपने किसी चीज के ऊपर लगने वाला टाइम कम किया है, इसका मतलब आपने उसको प्रॉफिटेबल बनाया है। तो यहां एक यही रेस चलना शुरू होता है। इसमें एक नए इंसान आते हैं जिनका नाम है न्यूकॉमन। इन्होंने भी जबरदस्त एक डिवाइस बनाया है ना, जबरदस्त एक बॉयलर बनाया। ये सब बॉयलर से उस जमाने के। अब इन्होंने कैसा एक बॉयलर बनाया, इसका नाम है एटमॉस्फेरिक इंजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक इंजन कहते हैं, एटमॉस्फेरिक इंजन, क्योंकि इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करके यहां पर एक बॉयलर बनाया है। कैसे बनाया देखिए।
बॉयलर जो इन्होंने बनाया है, इसके अंदर एक इस तरह का एक भट्टी लगा होता है, ठीक है, भट्टी, वैसे तो उसको फर्नेस कहते हैं अभी हम लोग, तो उस समय का मान लीजिए छोटा सा एक फर्नेस है, ब्रिक वर्क के साथ वो फर्नेस बनता था, आसपास ब्रिक वर्क किया हुआ है, ये सब ब्रिक्स, ताकि वो प्रेशर को, या फिर जो पहले तो आग का जो दबाव आ रहा है, आग जो जलाने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि ये सब एक्सटर्नली आग जलते हैं, तो सेफ एनवायरनमेंट के लिए ब्रिक्स का यूज किया गया, इसके अंदर आग जलाया गया, और आग जला करके ये इनका एक मेन समझ लीजिए बॉयलर ड्रम जैसा है, बी वाला एरिया, उसके अंदर क्या रखा है उन्होंने, वही कि पानी, मान लीजिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये जो हिस्सा है खाली, अब यहां से स्टीम जो जनरेट होगी यहां आएगी, ठीक है, मैंने ध्यान, धीरे धीरे समझते हैं उसको, जो भी स्टीम जनरेट हुआ यहां से, इसके अंदर पानी है, पानी को गर्म किया गया, ये स्टीम अगर ये वाल्व खोला जाए तो ये स्टीम यहां आ जाएगा, प्रेशराइज स्टीम। अब ये स्टीम चाहता है, ये जो प्लंजर है, प्लंजर मतलब पिस्टन, इस वाले प्लंजर को ऊपर की तरफ धक्का देना, अभी ये जो दिए हुए हैं तो ऊपर की तरफ धक्का दिए हुए हैं, ठीक है, और धक्का देने से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है नीचे गया हुआ है जमीन में। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखते हैं इसके साथ क्या होगा अब इस स्टेज में। अब ये एक वाला स्ट्रोक समझ में आ गया, इसको स्ट्रोक कहते हैं, जब ये किसी ताकत से पुश होकर के नीचे की तरफ आया हुआ है। अब देखते हैं क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कि ये चीज आपको वापस अपने इस जगह पे चाहिए, मान लीजिए इसको यहां दिखाते हैं ऐसे, और ये वाले को मैं दिखा रहा हूं कि अब मुझे जो चाहिए ये सेटअप जो है वापस इस वाले लोकेशन पे चाहिए, ठीक, तो क्या करना होगा, अगर उसको आपको उस तरफ घुमाना है तो इसका मतलब ये जो प्लंजर है यहां पर, ये प्लंजर यहां आना चाहिए, लेकिन ये वहां आएगा कैसे, क्योंकि नीचे तो स्टीम का प्रेशर है। तो करते यही थे कि मान लीजिए ये वाल्व बंद किया, वाल्व बंद करने से भी तुरंत कुछ नहीं होगा, आपने क्या किया, ये वाल्व बंद किया और उसके बाद क्या किया, दूसरे जगह से इधर यहां पर रखा है पानी स्टोर करके, वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, ये वाले एक सेपरेट टैंक में हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और ये वाले वाल्व को ओपन करेंगे। वाल्व मतलब नल होता है, इस वाल्व को ओपन किया, जैसे ही ये वाल्व ओपन हुआ तो यहां से पानी जो है एक बौछार के रूप में इधर आएगी, वो ठंडा पानी, ये नॉर्मल ठंडा पानी जैसे ही अंदर स्प्रे होगा तो अंदर जितना भी स्टीम है ना वो कंडेंस हो जाएगा, मैंने इसका कूलिंग शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये कूलिंग होगा मतलब अंदर का वैक्यूम क्रिएट हो गया अंदर, और जैसे ही ये वैक्यूम क्रिएट होगा तो अब ये ऊपर से तरफ, ये भारी है, ये इसको पुश करके वापस आ जाएगा, क्योंकि इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या करेगा, इसको वापस पुश कर देगा और ये जो ऐसे है इस तरह से हो जाएगा। तो अब मान लीजिए आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे प्लंजर से नीचे, तो ये सारा पानी फिर बाहर, तो गजब का डिवाइस इन्होंने बनाया, यहां पर इसको ठंडा बस कर देना है स्टीम को, ये वापस चला जाएगा और पानी। अब आपको दोबारा मान लीजिए इसको पुश करना है नीचे की तरफ, इस वाले को मुझे अब दोबारा इसको हटाइए ओरिजिनल पोजीशन को, अब क्या है मुझे वापस से इसी पोजीशन में लेकर के आना है, क्योंकि वो ऐसे है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आग दोबारा जलाऊंगा, इस वाले वाल्व को ओपन कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, तो इसको जैसे ही क्लोज करूंगा पानी आना बंद, और ये वाला जो है इसको जैसे ही ओपन करेंगे इधर से फिर स्टीम जो है ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही स्टीम ऊपर जाएगा इसको वापस पुश करके अपने इस पोजीशन पे ले आएगा और फिर ये घूम करके नीचे आ जाएगा। और ये जब दोबारा फिर से आपको नीचे चाहिए तो वापस इसको नल चालू कीजिए, ये वाले वाल्व को बंद कीजिए और फिर यहां से ये, और साइड में एक ये जो है ना ब्लो ऑफ के जैसा है, ब्लो ऑफ मतलब क्लीनिंग के लिए या फिर सॉलिड सेडिमेंटेशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर अब ज्यादा बार कंडेंस करेंगे तो पानी भरता चला जाएगा ना धीरे धीरे, क्योंकि स्टीम को कंडेंस कर रहे हैं इस वाले पाइप से, तो इसको फिर ब्लो ऑफ कर लेना है, मतलब इसको खोल देना है और यहां से पानी ब्लो मतलब बह जाएगा, फिर उसको बंद कर दीजिए। तो एक देखिए आप, जैसे ये न्यू कॉमन का बॉयलर है, न्यू कॉमन का एटमॉस्फेरिक इंजन इसको कहते हैं, तो इसमें इन्होंने ऐसा एक सेटअप लगाया जिसके वजह से फिर से वही मूवमेंट के थ्रू पानी का हम लोग निकासी वगैरह कर सकते थे। अब देखते हैं कि जो जब जेम्स वॉट आए वो इनके बाद आए, इनके बीच में भी कई लोग आ गए, लेकिन मैं सबको तो नहीं बता सकता हूं एक एक करके, तो हम सिर्फ मेन लोगों को ही देख रहे हैं। तो जब जेम्स वॉट आते हैं वो इसके अंदर क्या चेंज करते हैं, उन्होंने इस इंजन को देखा और इस इंजन को देखा और देख के उन्होंने कुछ आइडिया लगाया, उसके बाद चेंज कराया, पेटेंट कराया अपने नाम पे और फिर खूब पैसा भी कमाया उन्होंने, उनके एक दोस्त भी थे।
चलिए अब आते हैं जेम्स वॉट के इंजन में कि क्या चेंजेस उन्होंने किया। फिर भी पहले जो न्यू कॉमन का इंजन था तो ये उस समय का कोई पिक्चर लिया गया है 1712 1740 के आसपास का, कि वो न्यू कॉमन का जो एटमॉस्फेरिक इंजन है उसको एक्चुअली में कैसे वहां पर यूज वो लोग कर रहे हैं। सेम वही डिवाइस है, ऊपर नीचे होगा और आएगा। हाँ, इसको भारी बनाना चाहिए ताकि जब प्लंजर नीचे जाए तो अपने आप उसको नीचे पुश कर पाए। चलिए, ये न्यू कॉमन का था। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है वॉट्स इंप्रूवमेंट, माने ये है जेम्स वॉट, इन्होंने क्या क्या इंप्रूव किया इसके अंदर, जेम्स वॉट। और इन्होंने 1769 में उसी न्यू कॉमन के इंजन में कुछ चेंजेस किए। अब सबसे पहली बात यह है कि आप चेंज करते क्यों हैं किसी चीज में? चेंज करते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जो शुरू से मैं कहता चला रहा हूं कि जब जब आपका दिमाग ऐसे चलेगा ना तभी आप मशीन को समझ पाएंगे, उसके साथ खेल कर पाएंगे। इंप्रूवमेंट कीजिए मशीन के अंदर। इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया? इन्होंने ये देखा कि ये जो बॉयलर, मान लीजिए न्यू कॉमन पे वापस आते हैं तब समझ में आएगा। जैसे ये है कि चलो इनका प्रोसेस तो अच्छा बनाया इन्होंने। प्रोसेस ये बनाया कि यहां से गर्म होगा, इसके अंदर स्टीम जाएगा, प्रेशर से वो प्लंजर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, और जब इसको ठंडा करना होगा तो हम लोग बस यहां से पानी चालू कर देंगे, पानी आएगा वो ठंडा कर देगा उसको। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या नोटिस किया कि इसका एफिशिएंसी बहुत कम है, लो एफिशिएंसी। पहले देखना है हमें प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, देन फाइंड ए सॉल्यूशन, एंड व्हेन यू गेट द सॉल्यूशन यू बिकम ए स्टार, क्योंकि आप पैसा कमा सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में इन्होंने क्या देखा कि जब इसको एक बार यहां पानी का बौछार से ठंडा कर लेते थे, कंडेंस कर लेते थे, तो अब दोबारा स्टीम के लिए, मैंने दोबारा इसके अंदर स्टीम जाना होगा तो इस पूरे सेटअप को दोबारा गर्म होने में बहुत वक्त लगता था, क्योंकि जब तक पूरा गर्म नहीं हो पाएगा तब तक उसको उतना पुश नहीं करेगा। स्टीम तो आ गया, लेकिन अब इसके अंदर पानी भर गया, अब इस पानी को निकालना है पहले ब्लो ऑफ करके, फिर इसको दोबारा गर्म करना है। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट, कीमती, हीट बड़ा कीमती है बॉयलर के अंदर में, पावर प्लांट्स के अंदर में अगर आप हीट को जानते हैं तो हीट का बहुत अहमियत है हमें हर हाल में, क्योंकि हीट हम किसी न किसी फ्यूल को जला करके अचीव करते हैं। तो अगर आप हीट को बचा नहीं सकते हैं लॉस होने से, सराउंडिंग में अगर लॉस हो रहा है हीट, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, वो तो हर तरफ से नुकसान है। आपने हीट यहां बना लिया, लेकिन वो हीट क्या हो रहा है, सराउंडिंग में लॉस्ट हो रहा है, तो सराउंडिंग में ग्लोबल वार्मिंग में ऐड हो रहा है, गर्म कर रहा है आसपास का इलाका, और यहां पे जो भी मशीन है आपका उसका एफिशिएंसी कुछ नहीं। तो इनके साथ क्या हो रहा था न्यू कॉमन के साथ, कि जब इसको दोबारा रेडी करना है मशीन को, माने दोबारा स्ट्रोक लेना है आपको, तो बहुत देर लग जाता था उसमें, क्योंकि इसको पूरे प्लंजर को दोबारा गर्म होने में, इस पूरे अपैरेटस को गर्म होने में वक्त लगता था। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इन्होंने क्या देखा कि जो दोबारा इसको गर्म कर रहे हैं, रीहीटिंग कर रहे हैं जब उसको, तो उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि वो ठंडा ज्यादा हो जा रहा है। तो जेम्स वाट को एक दिमाग लगाया इन्होंने, एक सॉल्यूशन ढूंढा कि क्यों ना इसका ये जो कंडेंसर वाला हिस्सा है, ये क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है यहां पे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसर। अब इसको हम लोग कंडेंसर कह दे रहे हैं। अगर ये कंडेंसर को बाहर निकाल लिया जाए उससे, मतलब इसके अंदर एक बार मान लीजिए स्टीम आए इस वाले डिवाइस के अंदर, तो वो स्टीम ऊपर इसको कर ले, लेकिन फिर दोबारा उसको ठंडा ना करना पड़े, तब मजा आ जाए। अब देखते हैं कैसे होगा वो। तो उन्होंने बनाया एक कंडेंसर, और ये जो मशीन अंदर ठंडा कर रही उसको निकाल कर रख दिया बाहर। आइए उसको देखते हैं कैसा उन्होंने बनाया। जैसे देखिए यहां पर उन्होंने क्या किया, सिंपल सा एक चेंज कर लिया कि इसमें तो सिर्फ देखिए ये होने के बाद अब इसको दोबारा वापस जाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए था, यहां वैक्यूम चाहिए था, सिर्फ वैक्यूम ही चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, देखिए इस एक बार यहां पे गर्म होगा, और गर्म होने के बाद इसके अंदर स्टीम आएगी, स्टीम आने के बाद ये पुश हो जाएगा ऊपर की तरफ, फिर ये स्टेट आप अचीव कर लिए। अब इसको वापस आना है, तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर को ही ड्रेन कर लिया दूसरे जगह, माने स्टीम जो इसके अंदर था उस स्टीम को ले लिया दूसरे जगह पे, एक दूसरे चेंबर में, जिसको कह रहे हैं कंडेंसर, और फिर इसको ठंडा किया यहां पर इस कंडेंसर को, माने इसके अंदर जो स्टीम आया उन्होंने इसको ठंडा किया, इसको छेड़छाड़ नहीं किया उन्होंने। अब जैसे ही अंदर से स्टीम निकल गया था, वहां पे वही वैक्यूम मिल गया जो चाहिए था। जैसे ही यहां वैक्यूम हुआ, ये वापस गिर जाएगा नीचे, पुश कर देगा। जब ये नीचे पुश कर दिया तो ये तो पुश हो ही गया अपना, और गर्म का गर्म भी रहा, क्योंकि सारा स्टीम जो कंडेंस करने का विधि है वो तो यहां पे चलाया जा रहा है कंडेंसर में।
तो इन्होंने ये करके इसका एफिशिएंसी कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि अब इसको दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहां का वाल्व आप खोलेंगे ये तुरंत गर्म रहेगा, ये ऑलरेडी गर्म है और इसके अंदर तुरंत स्टीम फिर से वापस आ जाएगा। अब ये क्योंकि ठंडा हो ही नहीं रहा है तो टाइम अब लग ही नहीं रहा है। अब ये पहले मान लीजिए ये मशीन है, मान लीजिए उन्होंने बनाया था तो ये मशीन ऐसे ऐसे होती थी, ठीक है। तो अगर न्यू कॉमन के समय रफ्तार उसका था ना कि पहले ऐसे हुई और ये नीचे गया है इससे लगा हुआ मशीन। अब उन्होंने क्या किया, इतने देर में न्यू कॉमन वाला जो मशीन होगा तो उसमें उन्होंने कंडेंस किया, फिर पानी निकाल के ब्लो ऑफ किया, सारा प्रोसेस किया, इतने देर तक ऐसा रुका हुआ है। जब वो सब कर लेंगे फिर ये ऐसे आएगा तो पानी निकलेगा, अब ये माइंस के ऊपर से पानी खींच लेगा। लेकिन जेम्स वाट के चेंज करने की वजह से ये जो मशीन थी अब ये कुछ ऐसे ऐसे काम कर रही थी, क्योंकि सब कुछ अब थोड़ा सा ऑटोमेट हो गया था यहां, ठीक है। तो जितने देर में वो एक स्ट्रोक लगा पाता था न्यू कॉमन का इंजन, उतने देर में ये 10 स्ट्रोक लगा रहे हैं अब इनका इंजन। और यही चेंज कि बॉयलर के अंदर छोटा सा उन्होंने चेंज किया कि कंडेंसर को अलग कर दो। आज आप देखेंगे मॉडर्न बॉयलर्स में बॉयलर अलग है और कंडेंसर अलग है। पहले न्यू कॉमन में क्या था, बॉयलर कंडेंसर एक ही में होता था। बस एक छोटा सा चेंज करके जेम्स वाट ने पूरा का पूरा एफिशिएंसी का खेल ही बदल दिया, बहुत एफिशिएंट मशीन बना दिया। और इसके वजह से इनको खूब सारे ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए और एक टर्म कॉइन हुआ था हॉर्स पावर। ये जेम्स वाट को ही यहां कॉइन करना पड़ा था मैंने इस समय, क्योंकि हॉर्स पावर नाम का एक टर्म बनाना पड़ा। क्योंकि होता क्या था उस जमाने में, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट के रूप में आपको समझ में आएगा कि उस जमाने में कुछ जगहों पर जहां भी हीट से जुड़ा हुआ काम होता था तो वो क्या है, रोटरी मोशन देने के लिए वहां पर घोड़ों का यूज किया जाता था। जैसे मान लीजिए जहां पे हीट का है जरूरत है, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, तो मान लीजिए उसको सॉफ्ट बनाने के लिए वो चमड़े को और ये सब प्रोसेस वगैरह को करने के लिए हीट का जरूरत है, गर्म होने का जरूरत है। अब उस जगह पे क्या है कि ये सारा गर्मी जो है एक भट्टी के थ्रू जानवर उसको चला रहे हैं, वो भट्टी चल रहा है और हीट मिल रहा है। अगर ये पूरे सेटअप को रिप्लेस करके सिर्फ एक ये गर्म करने वाला ऐसा करके ये लगा दिया जाए तो उसका काम हो सकता है। तो जिन जिन जगहों, कोयला वाला में ठीक था, लेकिन जिन जिन जगहों पे ये जानवर काम कर रहे थे उन जगहों पे लोग उनको बोले कि भैया हम लोग तो कोयला यूज ही नहीं करते हैं। क्योंकि जेम्स वाट क्या कर रहे थे कि वो गए और जहां जहां न्यू कॉमन का इंजन लगा था वहां वहां अपना डिजाइन उन्होंने दिया और ये बोला कि देखो अगर मेरा बॉयलर लगाओगे तो क्या है, तुम्हारा कितना कोयला बचेगा, इतना टन कोयला बचेगा एक साल के अंदर में। ये इन्होंने अपना यूनिट बनाया था कि हम आपको जो अपना मशीन हम देंगे उसके वजह से इतना टन कोयला, मान लीजिए 1000 टन कोयला जो है एक साल में बचेगा आपका। तो जहां कोयला यूज होता था वहां तो समझ में आ गया, लेकिन जो लोग जानवरों का यूज कर रहे थे वहां क्या, तो वहां उन्होंने ये यूनिट बनाया है कि मेरा एक इंजन कितने हॉर्सेस के पावर के बराबर है। कि अगर आप साल भर में 25 घोड़े यूज करते हैं, 25, तो मेरा जो इंजन है उन 25 घोड़ों के बराबर अकेले काम करके दे देगा, 25 हॉर्स पावर। और ये जो एक नया यूनिट जो था ये चल पड़ा उस समय, एनर्जी का यूनिट चल पड़ा, पावर का यूनिट चल पड़ा। पावर का यूनिट, एनर्जी का तो नहीं, पावर का यूनिट, हॉर्स पावर, कितना पावर वो जनरेट कर सकता है। तो एक छोटे से आविष्कार को मॉडिफाई करने के लिए एक नई नई चीजें बनती चली जाती हैं। तो ये आपने देखा दूसरा इवोल्यूशन, जब बॉयलर के अंदर में कंडेंसर सेपरेट हो रहा है। अब आते हैं जेम्स वाट का कुछ इंजन का, अगर मैं फोटोज मैंने लेके आया हूं, ये उनका इंजन। अब उसमें इन्होंने एक नया नया अब चेंजेस, क्योंकि एक बार आइडिया लग गया तो क्या है, नया नया चेंजेस करते जाना है और मशीन को मॉडिफाई कर करके अलग अलग कस्टमर्स को बेचना है। अब इन्होंने मशीन में क्या किया कि मान लीजिए इस मशीन में छोटा सा इसके जगह पे वही मशीन है उल्टा करके रखा हुआ है। अगर जैसे ये तो बाकी का सब कुछ है ही, इधर इन्होंने क्या किया, इस वाले से जोड़ करके इधर भी एक मोशन ले लिया। अब इनका मशीन ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ठीक। अब इस ऐसे ऐसे काम करने में अगर मैंने यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर का इंजन यूज कर लिया तो वो क्या हो सकता है, या फिर रैक पिनियन का यूज कर लिया, देखिए रैक पिनियन, सन प्लैनेट गियर कहते हैं उसको। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ऐसा जाएगा तो इसको पूरा रोटरी मोशन देते हुए जाएगा, और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ गया। अब ये और तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है रैक पिनियन जोड़ करके, या फिर इससे देखिए रोटरी मोशन लेकर के या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज किया जा सकता है। तो यहां पे रैक पिनियन है, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये और ज्यादा स्मूथ मूवमेंट कराने के लिए इन्होंने यहां पर रैक पिनियन या सन प्लैनेट आप गियर उसको कह सकते हैं, वो जोड़ा है उन्होंने कि यहां पर ये ऐसे करके चलेगा और ये एक रैक जैसा टीथ लगा हुआ है
इसके साथ जुड़ा हुआ है वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो रोटरी मोशन से लीनियर मोशन, लीनियर मोशन से रोटरी मोशन, ये कर करके इन्होंने अपने मशीन को और भी ज्यादा ये एडवांस बनाया। खैर, अब क्योंकि ये जो मोशन है लीनियर मोशन रोटरी में जा सकता है क्रैंकशाफ्ट को यूज करके, तो उनसे कई तरह के लोकोमोटिव्स बनना शुरू हुए, जो आपको यहां पे एक दिख सकता है। जैसे ये देखिए, अब इस पे आते हैं कॉर्निश बॉयलर पे। एक आपको लोकोमोटिव मैं दिखाता हूं, लोकोमोटिव। चलिए खैर, वो तो कॉर्निश बॉयलर को यूज किया गया है। अब चलिए मैं आता हूं इस पे, पहले कॉर्निश बॉयलर को ही समझते हैं, उसके बाद आते हैं लोकोमोटिव्स में, नहीं तो फिर सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। अब ये एक नए तरह का बॉयलर है ना, ये जेम्स वाट और उन सब जैसा नहीं है, ये एक नए तरह का बॉयलर है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, एक ड्रम बना लिया, ठीक है, कॉर्निश बॉयलर, क्योंकि समय 50 साल बीत चुके हैं उनको, 1803 का समय आ गया है, और इस समय तो भारत खैर अंग्रेजों का गुलाम है और ये सारा काम अंग्रेज लोग अपने यहां कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले देखिए कुछ खासियत इसका, देखिए खासियत यह है कि ये लगभग 7 बार का प्रेशर जनरेट कर सकता है। 7 बार मतलब लगभग 7 इंटू 10⁵, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल न्यूटन। तो उतने बार का प्रेशर वो जनरेट कर सकता है, 7 बार, तो ज्यादा प्रेशर हो गया। कैसे, उसके लिए इन्होंने जो डिवाइस बनाया है, अब ये डिवाइस देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा वो लग रहा होगा कि ये मॉडर्न डे का जो स्टीम इंजन होता है कुछ ऐसा, ये स्टीम बॉयलर्स होते हैं, वैसा दिखना शुरू हो चुका है। ऑब्वियसली वैसा दिखना शुरू हो चुका है। इन्होंने कैसे बनाया है इसको देखिए। मैं पहले कंस्ट्रक्शन वाले साइड में चलता हूं, फिर इसके डायग्राम पे वापस आते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, ये एक सिलिंड्रिकल इन्होंने एक डिवाइस लिया, सिलिंड्रिकल एक शेल लिया। शेल मतलब जो अंदर से जिसके अंदर जगह होता है, और जैसे ये है एक सिलिंड्रिकल शेल, ऊपर से बढ़िया से इसको रिवेटेड करके क्लोज टाइट किया गया है, और इस शेल के अंदर पानी भरेगा। मतलब ये जो पूरा शेल है ना, मान लीजिए जहां से कटा फटा थोड़ा सा दिख रहा है आपको, मान लीजिए वहां से कोई पाइप लगा के पानी भर दे, तो उस पूरे शेल में पानी भर जाएगा। मतलब पानी में ऐसा भरता हूं उसके अंदर, यहां से मान लीजिए ऊपर से कहीं से पानी भरा मैंने, तो ये पूरा हिस्सा जो है ना ऐसे करके पानी से भर जाएगा। जितना दूर मैंने शेडिंग किया है, शेल वाला हिस्से में पानी आ गया। अब क्योंकि इस पूरे में पानी भरा हुआ है इस टंकी में, अगर मैं यहां पे आग जला दूं, इस वाले क्षेत्र में आग में येलो से जलाता हूं, इस वाले रीजन में मैं आग जला लूं, और ऐसा यहां पर मूवमेंट कर दूं कि आग का जो गर्मी है, जो थर्मल एनर्जी है, वो अंदर की तरफ ऐसे मूव करते हुए जाए, तो उससे क्या होगा, क्या इफेक्ट पैदा होगा, क्या लगता है आपको? उससे यही इफेक्ट पैदा होगा कि इसके अंदर जो प्रेशर है, मतलब इसके अंदर जो पानी है, वो पानी थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाएगा। हाँ, ध्यान ये रखना है कि पूरा नहीं भरना है, मैंने पूरा बना दिया था यहाँ पे। पानी अगर आप पूरे में भर देंगे, माने पानी से पूरा लबालब फिल कर देंगे, तो स्टीम का जगह कहाँ है फिर, प्रेशराइज स्टीम का। तो पानी को आधे से थोड़ा सा ज्यादा भर देना है, और अंदर इसके आग जलाना है। और इस आग जलाने से क्या होगा कि ये पूरा पानी जो है इसके अंदर का, शेल के अंदर का, प्रेशराइज हो जाएगा। और हमको चाहिए क्या था, प्रेशर ही तो चाहिए। तो जैसे ये ऊपर का जो भाग है, वहां से आप स्टीम निकाल लीजिए अपने काम के लिए, और ये जो आग आपने यहां जलाया है, इस आग को एक पाइप के थ्रू बाहर निकाल लीजिए। इस पूरे सिस्टम को फ्लू गैस का सिस्टम कहते थे, माने फ्लू गैस से हमने उसको ये किया है। फ्लू गैस मतलब होता है एग्जॉस्ट गैस। आग जलाने के बाद जो गैस एग्जॉस्ट करना है हमको, वही फ्लू गैस। तो हमने ये सिस्टम क्या बनाया है कि इस फ्लू गैस के गर्मी को यूज करते हुए यहां पानी गर्म करेंगे, उससे स्टीम जनरेशन करेंगे। आइए इसका स्कीमेटिक देखते हैं, जो हमने पीछे देखा ये वाला। अब ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है, उसमें देखिए कि करना क्या है। ये वही वाला जो बड़ा सा होल दिख रहा है ना पीछे के डायग्राम में, ये वही वाला होल रिप्रेजेंट हो रहा है। ये वाला बड़ा सा जो होल है यहाँ पे, ये वाला होल यहां दिख रहा है इस वाले डायग्राम में। मतलब उसका फ्रंट व्यू है मशीन का, जो भी अपना बनाया है इन्होंने बॉयलर। अब जब ये फ्रंट व्यू है, तो यहां पर कुछ ग्रेट लगा हुआ है। ग्रेट का मतलब है कि ऐसे ऐसे निकला हुआ जैसा कुछ कुछ चीजें यहां पे ग्रेट है, जिसके अंदर कोयले को रख करके, जैसे होता है ना कि फावड़े से आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में भरते हैं अंदर कोयला लोकोमोटिव के अंदर, तो उसको ग्रेट कहते हैं, जहां पर कोयला डालते हैं और फिर उसको आग लगाते हैं। तो यहां पर कोयला डाला गया और यहां पे आग लगाया जाएगा। यहां कुछ ब्रिक वर्क है किया हुआ इस रीजन में, देखिएगा यहां पे छोटा सा ऐसे करके ब्रिक वर्क किया है। उसका डिजाइन तो कुछ ऐसा बनाते हैं ब्रिक वर्क। ये ईंट से यहां किया हुआ है, ताकि इधर का जो कोयला वगैरह है ना, ये इस तरफ नहीं चला जाए, क्योंकि जाएगा अननेसेसरी मेंटेनेंस का काम आ जाएगा फिर। तो यहां पर आग जलाया गया, और आग को थोड़ा सा मैं रेडिश करके ऐसे निकालता हूं ताकि दिखे।
अब आग जलने से जो गर्मी पैदा हुई, ये गर्मी को फ्लो ऐसे कराया गया है, ठीक है, यहां से वो इस तरफ ऐसे करके। अब ये जो गर्मी इधर गई, तो इस गर्मी से जो ऊपर लगा हुआ है, वो पूरा हिस्सा जो है पानी से भरा हुआ है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पूरे में पानी भरा हुआ है ऐसे करके, ठीक, और इस पूरे में पानी भरा हुआ ऐसे करके। अब जैसे ये पानी भरा है तो क्या होगा, ये जो शेल है, अब उसका सामने का व्यू है, जो साइड व्यू दिख रहा है आपको, तो उसमें क्या दिख रहा है, पानी भरा हुआ है। ये पानी गर्म होने के बाद उसको ऊपर से आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है। क्लियर। और ये जो आग जो जलाया आपने, आग जलाने वाला जो गैस है ना, फाइनली उसको यहां से एस्केप कराना है आपको चिमनी लगाकर। तो इसको अगर ऊपर से देखें टॉप व्यू में, तो क्या दिख रहा है कि यहां से आपने आग जलाया था, यहां पर आग जलाया, और आग जलाने के बाद जो गैसेस आगे गई, तो वो इस तरफ और इस तरफ निकला वहां से। फिर उसको आप चिमनी से बाहर निकाल लीजिए, और जो पानी गर्म हुआ अंदर में, इस पानी का यूज कीजिए, क्योंकि जो पानी से बना है स्टीम, उस स्टीम का आप यूज कीजिए किसी भी फर्दर किसी प्रोसेस में। जहां वही स्टीम का यूज क्या करना है, किसी प्लंजर को, किसी पिस्टन को दबाने में यूज करना है, वो पिस्टन से जाकर के किसी और में मोशन होगा। या फिर डायरेक्ट उस स्टीम को ले लीजिए, किसी सर्कुलर टरबाइन के ऊपर गिराइए, और वहां से जो मनचाहा आपको काम करना है कर लीजिए। या तो डायनेमो घुमा के बिजली बना लीजिए, या फिर आप लोकोमोटिव चलाइए, जैसा भी काम करना है आपको। तो यहां जो आपको ऊपर सिस्टम दिख रहा है कि मैनहोल, खैर मैनहोल तो सफाई के लिए होता है, क्योंकि सूट वगैरह जमा हो जाएगा अंदर ना, तो ऊपर अंदर आदमी घुसेगा और फिर सफाई क्लीनिंग करेगा उसका मैनुअली। ये जो है स्टॉप वाल्व, मतलब जो मेन स्टीम यहां से बाहर आ गया, उस स्टीम को रोकने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। ये यहां सेफ्टी वाल्व दिया हुआ है, ताकि जब इसका प्रेशर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो जाए, तो सेफ्टी वाल्व पहले खुल जाए और सारा जो है बाहर निकल जाए इसका। तो ये सारे सिस्टम जो है ना, धीरे धीरे बॉयलर अपना रूप लेने लगा था यहां आकर के। तो कॉर्निश बॉयलर एक गजब का, आपको ये लगभग आज का बॉयलर ड्रम के जैसा, उसके ऊपर जो है ना ये माउंटिंग्स, इसी को बॉयलर माउंटिंग्स हम लोग कहते हैं। जैसे सेफ्टी वाल्व हो गया, ब्लो ऑफ कॉक, ये सब जो है बॉयलर माउंटिंग्स, ये सारी चीजें आने लगी थी। खैर, तो हमने ये समझा कि कॉर्निश बॉयलर कैसे काम करता है। और कॉर्निश बॉयलर का जो रूप था, वो कुछ दिखने में ऐसा दिखता था कि इसके ऊपर मान लीजिए ये वही एग्जॉस्ट जो है चिमनी के थ्रू बाहर निकल गया। कॉर्निश बॉयलर माने ये जो हिस्सा है वो उसका उस साइड से दिख रहा होगा जिसमें आग जलाना है। तो आग जला, और फाइनली उसके पाइप को निकाल करके, या तो आप इसका फ्लाईव्हील में यूज कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, उसको लेकर के आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए उसका सबसे अच्छा यूज कहां हुआ, पावर का, जो भी उसके अंदर से निकला था यहां पे यूज किया गया। इसे एक लोकोमोटिव बनाया गया, ये 1813, 10 साल के बाद। इसका नाम है पफिंग बिली, ये लोकोमोटिव का। और पफिंग बिली मतलब इसके अंदर कैसे, देखिए वही वाला जो कॉर्निश बॉयलर है, लगभग उसी तरह का बॉयलर का वो वाला एंड दिख रहा है, पीछे का एंड दिख रहा है। और ये जो हम लोग देखते थे ना कोयला वाली जो गाड़ियां, जो पहले का लोकोमोटिव्स होता था, असल में ये इसका पीछे का एंड ऐसे हुआ करता था, जो सामने में डिजाइन बना करके, अब यहां पे कुछ डिजाइन बनाना है बना दीजिए, इसमें ऐसे करके यहां पर, उसमें ऐसे ऐसे भारतीय रेल या जो लिखना है लिख दीजिए, ब्रिटिश इंडियन रेलवे, कुछ डिजाइन बन जाता था वहां पर, और वो ट्रेन ऐसे करके चलती होती। बेसिकली वही वाला सिलेंडर जो आपने देखा है, स्फेरिकल सिलेंडर रखा हुआ है यहां। और करना क्या है कि ऊपर से जो आपको स्टीम का प्रेशर मिला, उस वाले प्रेशर को शिफ्ट कर दीजिए, और यहां क्रैंक शाफ्ट से इस वाले पहिए को घुमा लीजिए, है ना। और जैसे ही आप ये काम कर लेंगे, तो बस आपका लोकोमोटिव गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाएगा। रफ्तार कम ज्यादा करने के लिए जो स्टीम जनरेट हो रहा है ऊपर में, वहां पर एक कंट्रोल वाल्व लगा दीजिए कि हम इतना वाल्व को खोलेंगे तो इतना स्टीम जनरेट होगा। उस कंट्रोल वाल्व का कनेक्शन आप अंदर ले लीजिए, केबिन में जहां पे वो लोग बैठते हैं, पीछे भी बैठते हैं, आगे तो नहीं बैठेंगे, आगे बैठ के क्या फायदा है, यहां इस तरफ कहीं बैठेंगे, वहीं से कोयला वगैरह डालेंगे, है ना। तो वो कॉर्निश बॉयलर ही हुआ करता था। अब मान लीजिए एक लोकोमोटिव ये बन गया। अब आप चाहते हैं कि यार कॉर्निश बॉयलर तो थोड़ा परफेक्ट टाइप का बॉयलर लग रहा है, इसमें तो सारा चीजें हो रही है, हीट का भी उतना लॉस नहीं हो रहा, सारा हीट जो भी जल रहा है वो तो पानी में जा रहा है, अंदर में हीट जल रहा है वो पानी में जा रहा है। अगर इसको और डेवलप किया जाए और बढ़ाया जाए तो क्या देखना होगा, एक बार आप अपना दिमाग चलाइए कि अगर इसमें और मॉडिफिकेशन करके हमको और ज्यादा डेवलप बॉयलर बनाना है तो हमको क्या करना होगा। जैसे ही आप दिमाग चलाएंगे तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि चलो उसने क्या किया इस बॉयलर में, कॉर्निश बॉयलर में आग तो जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, लेकिन क्या है कि ये बीच का हिस्सा में ही सिर्फ आग जल रहा है, क्लियर। और पानी जो है साइड साइड से है, क्योंकि जो पानी इस तरफ है, मान लीजिए यहां का जो पानी है वो तो चलो इसके कांटेक्ट में है,
लेकिन पीछे का जो पानी है वो तो कंडक्शन के थ्रू गर्म हो रहा है, वो तो इस वॉल के कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ाना होगा इस मशीन का, तो हमें क्या करना है, हर जगह के पानी को ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करवाना है इससे। मतलब जितना ज्यादा पानी डायरेक्ट सरफेस, गर्म सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, उतना बढ़िया एफिशिएंसी आएगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इसी कॉर्निश वाले बॉयलर को दो हिस्सों में बांट दिया, दो चेंबर बना दिया। देखिए, चलिए अब आगे बढ़ के समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे चेंजेस की गई। अब अगला जो बॉयलर आ गया वो आ गया लंकाशायर बॉयलर 1844। ये लंकाशायर बॉयलर में क्या है कि इसके अंदर वैसा ही जैसा कॉर्निश बॉयलर है वैसा ही दो चेंबर है। तो अब क्या है, जो पानी ओवरऑल इसके अंदर जो पानी था अब दो जगहों पे कांटेक्ट में आ रहा था। अगर इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखा जाए तो देखिए कुछ वैसा ही है कि व्हाट इज ए लंकाशायर बॉयलर। यहां देखिए, अब देखिए इसका टॉप व्यू देखिएगा, वो वाला देखने से फायदा नहीं क्योंकि उस साइड फ्रंट व्यू तो सेम दिखेगा। टॉप व्यू देखिए, अब देखिए पहले क्या हो रहा था कि बीच से ये जाता था और साइड साइड में पानी होता था। अभी यहां क्या हो रहा है कि दो जगहों पे कंबसन होगा, इन दो जगहों पे, मतलब यहां और यहां, ये सब दोनों जगहों पे कंबसन होगा। चलिए मान लीजिए अगर उस साइड से है तो हाँ ठीक है, तो यहां कंबसन होगा, यहां कंबसन होगा, और पानी कहां भरा हुआ है, तो बीच बीच में ये हिस्सा जो है और ये हिस्सा, इसमें पानी भरा है, इधर पानी भरा है, इधर पानी भरा है। तो 1 2 3। अब जो सरफेस काउंट करना है आपको पानी का, वो देखिए एक सरफेस पानी के टच में है, दूसरा सरफेस पानी के टच में, तीसरा सरफेस पानी के टच में, चौथा सरफेस पानी के टच में, मतलब 4 जगहों से पानी के कांटेक्ट में आ गए। जितने जगह से सरफेस पानी के कांटेक्ट में आएगा उसी को काउंट करना है। वो जितना बढ़ेगा ना उतना ही अच्छा है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ के मिल रहा है पानी को जो कांटेक्ट में। पहले क्या हो रहा था, इसके पहले वाले में जो कॉर्निश बॉयलर थे उसके अंदर सिर्फ एक ही जगह से या दो जगहों से पानी को कांटेक्ट में था। मतलब पानी कांटेक्ट में कहां आता था, एक यहां नंबर 1 और नंबर 2 यहां पर गर्म जगहों से। लेकिन अब यहां पे 4 जगहों से, तो एफिशिएंसी हो गया दुगना। तो ये था लंकाशायर बॉयलर, जो प्रिंसिपल उन्होंने सेम रखा, लेकिन क्या है, पानी अब ज्यादा जगहों से कांटेक्ट हो रहा था, इसीलिए वो बॉयलर का एफिशिएंसी थोड़ा सा बढ़ गया। यह है लंकाशायर बॉयलर। हाँ, क्लीनिंग वगैरह के लिए मैनहोल का सिस्टम वही दिया गया है। ऊपर से जो पानी का स्टीम निकालना है, स्टीम से आप जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं, स्टीम से आप पिस्टन घुमाइए, स्टीम उस पिस्टन से आप क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट करके पहिया घुमाइए, इसमें लगाइए, वो सब सारा सिस्टम कॉमन है, वो कोई बदलेगा नहीं। तो इस समय ये लोकोमोटिव्स का दौर है, यही इंजन लोकोमोटिव में जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है। धीरे धीरे यही इंजन शिप में चलना शुरू हो जाएगा, शिपिंग में। और शिप में भी अब जो आप घुमा रहे थे, मान लीजिए पहिया घुमा रहे थे, ठीक है, लोकोमोटिव्स का, अब आप उसी से आप प्रोपेलर घुमा सकते हैं शिप का। प्रोपेलर घूमना शुरू हो जाएगा तो आपका शिप आगे जाएगा, यही चीज है, ठीक है। तो अब ये एक बार अगर एक बॉयलर बन जाता है, एक मशीन बन गई, उसका कई सारे उपयोग किए जा सकते हैं अलग अलग जगहों पे। डिपेंड करता है, एक स्फेरिकल शेल बन गया, अब इस शेल को जमीन पे रखिए या उससे माइंस का पानी निकालिए, इसी शेल को पहियों के ऊपर रख के चलाइए, लोकोमोटिव्स बनाइए। इसी वाले शेल को, स्फेरिकल शेल को, सिलिंड्रिकल शेल को उठा करके आप शिप में रखिए, वहां से शिप को चलाइए। बड़ा सिंपल। इसी को लेकर के आज हम लोग बॉयलर ड्रम को, जो बॉयलर से हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लगा लेते हैं। वो सेम बॉयलर ड्रम है, आधा पानी भरा हुआ, आधा से थोड़ा सा ज्यादा पानी भरा हुआ, ऊपर वही स्टीम का हिस्सा। उस स्टीम को निकालिए, सुपर हीटर में डाल करके स्टीम टरबाइन चलाइए, नीचे का जो पानी भरा हुआ है उसको डाउन कमर से नीचे डालिए, फायर वॉल में, वाटर जो फर्नेस का एरिया है वाटर वॉल में, तो दोबारा गर्म कीजिए, फिर से वो स्टीम बन के ऊपर आएगा। कितना आसान चीज है। बॉयलर को समझना बहुत ईजी है अगर आप उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं तो। आपको अगर मैं डायरेक्ट बॉयलर का कहानी सुनाता कि देखो ये है बॉयलर ड्रम, ये है डाउन कमर्स, ये है वाटर वॉल, ये है इकोनोमाइजर को, तो उससे मजा नहीं आता आपको, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बना है, ये पिछले 400 सालों का रिसर्च है और तब जाके इनका निर्माण हुआ है। तो अगर हमने 400 सालों में बनने का प्रक्रिया समझ लिया है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तब तो जाकर के हमको मॉडर्न बॉयलर आराम से समझ में आ जाएगा। कितना इजी है ना। चलिए, तो ये लंकाशायर बॉयलर तक हमने इसको समझा कि यहां से ये चीजें हुई। अब इसके आगे जो चेंज किया गया वो हम लोग इसको समझेंगे अगले वाले क्लास में कि कैसे कैसे और भी बदलाव किया गया लंकाशायर बॉयलर में, और फिर सारी चीजें कि सेफ्टी कंसर्न्स क्या रहे, कैसे बॉयलर फट जाता था तो फिर क्या चेंजेस किया गया, वो हम लोग अगले वाले क्लास में समझेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस चीज को, ठीक है।
क्योंकि पहला दिन था तो मैं ज़्यादा आपको ओवरलोडेड नहीं करना चाह रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ। जब ये सब समझ लेंगे तो लास्ट में मैं थोड़ा सा रैंकाइन साइकिल के बारे में बता दूंगा, जो रह गया और उसको पहले मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं अब उसको रैंकाइन साइकिल आपको अगले वाले क्लास में बताऊंगा कि देखो ये ऐसा होता है। ये हमारा रोजमर्रा का काम हो जाना चाहिए कि रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल क्या है नहीं है। मतलब आप अगर सिस्टमैटिक तरीके से जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करते चले तो जो कैलकुलेशन वाला भाग में बोल रहा हूं ना कि इसको एंड में करेंगे, वहां पहुंचते पहुंचते बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे आप। फिर आपको लगेगा कि ये क्या कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन मैं आपको पहले ही करवा दूंगा, पूरा ग्राफ ये सारा चीजें जो है पहले ही दिखा दूंगा मैं आपको, और उसमें मास्टर आप बन जाएंगे। फिर कैलकुलेशन का कोई हेडेक नहीं रहेगा एंड में। ठीक है, फिर जहां जहां निकलता है बॉयलर इंस्पेक्टर का वहां वहां एग्जाम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, एनीवे, तो यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में वेडनेसडे को।